अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान जरिया बारिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। क्या आपके इलाके में बारिश हुई? नहीं। मौसम बना? बना जरूर था, यानी लेकिन बिगड़ गया, धोखा हो गया। बादल आए थे लेकिन मुंह चढ़ाते हुए ना साइड से होकर निकल गए। आए थे और हाय हेलो करते हुए चले गए और बस फिर हमने भी उन्होंने हाय हेलो की हमारी हाय हो गई और हमारी हाय हो गई। और अच्छा, ये बहुत सारे इलाकों में ऐसा ही है। आप लाहौर किसी से दोस्त से बात करें या पिंडी के एरिया में किसी से बात करें, सभी कहते हैं कि हाँ मौसम गदला गदला है, क्लाउडी है, तो लग रहा है कि बारिश हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि बारिश हो जाए। बट मैं तो बस 15 जून का इंतजार कर रही हूँ। डेली सोचती हूँ इतने दिन रह गए, 14 दिन हो गए, 14 दिन बाकी, 15 जून आने में 14 दिन बाकी हैं। हाँ, 14 दिन बाकी हैं जनाब। तो अभी जो इस वक्त सिचुएशन ओवरऑल जरा उसका बता देते हैं कि मौसम कैसा रहेगा। तो जनूबी पंजाब, बलाई सिंध, जिससे मुतालिक हम डेली आपको बताते हैं कि वहाँ मौसम गर्म रहेगा, शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। लेकिन जिस तरह हमने कहा कल भी बादल आए थे, तो आज भी उम्मीद ये है कि इस्लामाबाद में कुछ जगहों पर ज़रूर ऐसा होगा कि बादल आएंगे और हो सकते हैं बरसें भी। हल्की फुल्की सी बारिश जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है। जबकि बलाई पंजाब यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि तेज़ हवाएं चल सकती हैं, आंधी आ सकती है और चंद एक मकामात पर बारिश हो सकती है। एंड सेम गोस फॉर गिलगित बल्तिस्तान एंड कश्मीर, यहाँ पर तो किसी वक्त भी बारिश हो सकती है। अब तो हम चुके आंखों देखा हाल है। आप अपने घर में ना कैलेंडर के ऊपर लिख लें। अगर बच्चों के पास घर में खेलने के लिए वो जो पेंटिंग बोर्ड्स होते हैं ना, वो बच्चे वहां पे लिख लें कि आंटी और अंकल बताते हैं कि कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, इन इलाकों में जो है ना वो गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अच्छा, अब मुझे लगता है कि ये मेट डिपार्टमेंट ने पक्की लाइन ना लिख के रखी हुई है, डेली यही आ रहा होता है कि ठीक है हो गई तो हो गई, ना हुई तो ना हुई, कि चंद मकामात पर होगी। और फिर वो कहते हैं जरा लोकल डेवलपमेंट है, ज़ाहिर है उनकी बात भी दुरुस्त है और अल्लाह करे कि मौसम जो है वो बेहतर हो। चलें जरा बात हम करते हैं कि हुकूमत जिन स्टेप्स को ले रही है उसकी बात करते हैं। अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रही है। जो हालिया सिचुएशन रही उसमें जो कुछ बयानात सामने आए PTI की तरफ से, उनका नोटिस लिया गया है। और कल वफाकी काबीना का जो इजलास हुआ, इसमें इस्लामाबाद पर हमले का जो एक खदशा था, जो बयानात सामने आए हैं, उनका सख्ती से नोटिस लिया गया है। और एक तो कहा गया कि जो अवाम ने इस खूनी मार्च को, लॉन्ग मार्च को मुस्तरद किया, इस पर अवाम शाबाशी के मुस्तहिक हैं। बिलखुसूस मीडिया चैनल्स, वो तमाम चैनल्स जिन्होंने अपना इस बारे में काम किया, कि लोगों को आगाही दी, कई बार आगाह किया कि इस वक्त वहाँ पर सिचुएशन क्या है, क्या हो सकती है। और ये जो असलहा बरदार कुछ अफराद की शमूलियत का मामला था, इस पर ज़ाहिर है चूँकि पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट्स थी और अब तो ज़ाहिर PTI की तरफ से इसको एडमिट भी किया गया, तो बिल्कुल ऐसे ही सख्ती से नोटिस लिया गया। और फिर हमने पाकिस्तान में और बिलखुसूस वफाकी दारुल हुकूमत में अमन अमान की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक अहम जो है वो फैसला सामने आया है। और उन्होंने कहा है कि इस ज़िमन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से जिन बयानात का इस्तेमाल किया गया है और कुछ इंतशार फैलाने की कोशिश की गई है, उस पर उन्होंने 5 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दे दी है, जिसमें हमारे वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब जो है वो मौजूद होंगी और साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा कमर जमान कारा समेत जो है वो दीगर अराकीन जो है वो इसमें शामिल हैं। तो ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो कि कल फेडरल कैबिनेट के इजलास के बाद मंजर आम पर आई। अब जरा आगे चलते हैं, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से आपको अपडेट देते हैं, क्योंकि रकीब पहुंच चुके हैं और कल अनकरा एयरपोर्ट पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा मौके पर मौजूद है। और अगर हम इस वफ्त के हवाले से मजीद बात करें, विजुअल्स भी अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं। इसमें वजीर सरमायाकारी बोर्ड चौधरी सालिक हुसैन साहब हैं, मोमिन खुसूसी तारिक फातमी साहब हैं, फहद हुसैन साहब जो कि वज़ीर आज़म के मोमिन खुसूसी हैं, वो भी इस मौके पर इस दौरे पर प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं। एग्जैक्टली। और पुरतपाक इस्तकबाल का जिक्र ज़रा आपने किया, गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया। जिस तरह तैयब दुआन ने उनका इस्तकबाल किया, वो मनाज़िर बड़े खूबसूरत हैं। और ये तो अभी इस्तकबाल है, अभी वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होने हैं। और वो बायलैटरल ट्रेड जिससे मुतालिक हम ये देखते आए हैं कि पहले की जो फिगर क्या थी, $1.1 बिलियन, जिससे मुतालिक कहा गया था पहले भी कि इसको बढ़ाया जाएगा, तकरीबन $5 बिलियन तक लेकर जाना है हमने। तो मुझे उम्मीद है कि इस दौरे के बाद इंशाल्लाह ऐसा कोई फ्रेमवर्क तय हो जाएगा, ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे, ऐसा माहौल क्रिएट किया जाएगा कि ये $1.1 बिलियन से $5 बिलियन तक बायलैटरल ट्रेड जो है वो पहुँचे और पहुँचना चाहिए। वी डू हैव दैट पोटेंशियल। लेकिन इस पर ज़ाहिर है सीरियसनेस
जो है वो रिक्वायर्ड है। और इसमें हम देखते हैं कि हम इस विज़िट में ना सिर्फ अपने जो माजी के ताल्लुक़ है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं 75 साल ताल्लुकात को, और कैसे आगे बढ़ना है, कैसे मुस्तक़बिल में दोनों मुल्कों ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है, एक दूसरे से फ़ायदा उठाना है हर सेक्टर में, इस पर क्या फ्रेमवर्क तय होगा इसकी हम लोग बात करेंगे। और ये तमाम जो पहलू हैं दो तरफ़ा ताल्लुकात के, इसका जायज़ा लिया जा रहा है, उस पर काम जो है वो हो रहा है। और इंशाअल्लाह इसी विज़िट के दौरान कुछ खबरें आएंगी और फिर कुछ विज़िट के बाद हम कोशिश करेंगे जो वफ़द साथ मौजूद था उनमें से हम ज़रूर किसी को शो में बुलाएं भी और इस विज़िट से मुतालिक डिटेल से हम बात भी। बिल्कुल, ये तो खारजी सतह पर आपने बताया ना कि एक फ्रेमवर्क रेडी किया जा रहा है और वहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि दूसरे ममालिक के साथ पाकिस्तान का जो ताल्लुक है वो मज़ीद कितना मजबूत और मुस्तहकम बनाना है। वैसे में गवर्नमेंट न सिर्फ वहाँ पर फोकस्ड है बल्कि विद इन पाकिस्तान भी अपने जो लोग हैं उनके जो यूं कह लीजिए कि दीगर मामलात हैं उनका फ्रेमवर्क तैयार किए हुए हैं। और इस वक्त जो एक बड़ी अच्छी यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान में एक सरगर्मी चल रही, एक्टिविटी चल रही है, हमारे जितने भी हुजाज इंशाल्लाह इस साल अपना हज मुकम्मल करेंगे उनके हवाले से एक अच्छा ऐलान जो है वो सामने आया है। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि वफाकी वजीर मजहबी अमूर जो हैं अब्दुल शकूर साहब, मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब, उनकी तरफ से वफाकी काबीना ने हज 2022 की पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। और अच्छी खबर मैं ये बताना चाहूंगी, इसके मुताबिक हर हाजी के लिए वज़ीर आज़म और काबीना ने 1,50,000 की सपोर्ट प्राइस का ऐलान किया है। यानी कि ये कि अगर आप कुर्बानी के बगैर हज की अदायगी का फरीज़ा मुकम्मल कर रहे हैं तो हज पैकेज है 6,64,807 रुपए और बमा कुर्बानी है 7,10,178 रुपए। बिल्कुल जी, चूँकि ये बड़ी अच्छी खबर है कि 8.5 लाख जो है वो आज़मीन हज ने जमा कराएं बैंक में, लेकिन अब जब ये ऐलान हो गया इसकी मंजूरी दे दी गई है तो तकरीबन 7,10,000 रुपये तक ये पैकेज आएगा। तो ये एक बड़ी ख़बर भी है, अच्छी खबर है। इसमें ज़रा हुकूमत की बड़ी कोशिश रही है, हमारी वजारत बर मजहबी अमूर की बहुत ज़्यादा कोशिश रही है। पहले ज़रा हुकूमत से, सऊदी हुकूमत से उनके मामलात, फिर अपनी हुकूमत से, अपनी काबीना से ही कहना, पुश करना कि नहीं सब्सिडी देनी है आज़मीन हज को, तो ये हो पाया। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज वजारत मजहबी अमूर आफ्ताब अकबर दुरानी साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर थोड़ा सा मैं चाहूँगा अहाता कीजिएगा कि जो कोशिश पहले रही और जो कोशिश आप करते रहे और आज जिस दिन हम ये बात कर रहे हैं, चूँकि तमाम जो आज़मीन है उन्होंने 8.5 लाख रुपए जमा कराए, तो अब ऐसे में चूँकि पहले भी आप लोग की कोशिश थी, वजारत की कोशिश थी कि सऊदी हुकूमत से मामला तय पाएँ, जितना कम कर सकते हैं इसको अखराजात को कम करें, और फिर अब ये सब्सिडी हुकूमत की तरफ से क्या क्या स्टेप्स लिए गए, हज कितने का हो रहा था और हज अब कितने का होगा, ये सारा मामला ज़रा नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? आफ्ताब अकबर दुरानी साहब साथ मौजूद हैं। हम ट्राई करते हैं कि स्पीकर की आवाज़ सर प्लीज़ ज़रा ठीक कर दीजिएगा ताकि हमें आवाज़ भी आ जाए। जी आफ्ताब साहब आप बताइएगा। चले दोबारा उनसे ट्राई करते हैं, उनसे राब्ता बहाल करते हैं, चूँकि ये बड़ा अहम है ये जानना भी कि वजारत ने कितनी कोशिश की है। जो कल परसों भी जब हम इस पर बात कर रहे थे तो हमारी डिस्कशन ये रही थी कि जब हम बात करते हैं कि हज महंगा क्यों, जिस पर लोग का खासी तनकीद का निशाना बनाते हैं जी कि हुकूमत ने महंगा कर दिया, तो इसमें हुकूमत का कितना रोल होता है और सऊदी हुकूमत का क्या रोल होता है। और इसके साथ साथ जब हम हुकूमत के रोल की बात करते हैं, हुकूमत कहाँ पर सब्सिडी दे सकती है, कितनी सब्सिडी दे सकती है और हज कितने का होगा। आपको याद है जब ये हज पॉलिसी 2022 ये इसका ऐलान हुआ तो उस पर कहा गया कि 7 से 10 लाख के दरमियान ये हज पैकेज होगा। एग्जैक्ट अखराजात क्या आएंगे ये सऊदी हुकूमत के साथ जब मामलात क्लियर होंगे उसके बाद तय पाएंगे। लेकिन अब चूँकि मामलात क्लियर हो चुके हैं, ऐलान हो चुका है, पॉलिसी जो है वो अप्रूव है, तो इस पर बात कर रहे हैं हम। और एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज वजारत मजहबी अमूर आफ्ताब अकबर दुरानी साहब साथ मौजूद हैं, राब्ता बहाल हुआ है। आफ्ताब साहब प्लीज मैं चाह रहा था कि आप जरा अहाता कीजिएगा कितने का हज होना था, आज कितने का हो रहा है, इस दौरान कितने स्टेप्स वजारत की तरफ से लिए गए जिसकी वजह से हम हज अखराजात कम कर पाए हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने सही फरमाया। हमारा पहले अंदाजा था 7 लाख और 10 लाख के दरमियान हज होगा। इस हज की जो एक्सपेंडिचर होती है बेसिकली उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट वो होता है जो हमारा हज मिशन जद्दा में है, वो वहाँ पे अकोमोडेशन, फूड और ट्रांसपोर्ट हायर करता है, तो उसकी हमें एक्सपेंसेस पता चलती हैं। दूसरा, मिनिस्ट्री से थोड़ा सा हम मेडिसिन प्रोक्योर करते हैं और एयरफेयर हम डिसाइड करते हैं एयरलाइंस के साथ। और इसके अलावा जो 70% एक्सपेंडिचर है वो डिपेंड करता है सऊदी गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट पे। उन्होंने बड़ा लेट अनाउंस किया और उसके मुताबिक हमारा जो हज पैकेज था, जो सबसे चीपेस्ट डी कैटेगरी का हमने पैकेज उठाया,
उसके मुताबिक तकरीबन 8,60,000 बनता था विद कुर्बानी और 8,10,000 बनता था विदाउट कुर्बानी। तो इसमें हमने वफाकी काबीना के साथ हमने केस टेकअप किया। वज़ीर आज़म साहब बड़ी मेहरबानी करते हुए कल वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी दी कि सरकारी हज स्कीम के तमाम हुजाज को 1,50,000 रुपए हम डिस्काउंट देंगे एज अ सपोर्ट फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट। इसका आधा अमाउंट फाइनेंस डिवीजन से मिलेगा और आधा अमाउंट हमारा एक हज फंड होता है मिनिस्ट्री में, उससे दिया जाएगा। जी, तो ये वापसी कब तक होगी? क्योंकि ज़ाहिर है ये लोग ट्विटर पे भी जाके यही सवाल करते हैं मुफ्ती साहब से भी, मिनिस्ट्री की वेबसाइट ट्विटर हैंडल पर भी, कि 8.5 अगर जमा कराएं तो, चूंकि आपने ऐलान भी किया और उससे पहले ज़रा ऐलान हो भी चुका 1.5 लाख सब्सिडी का, ये वापस कब होंगे? क्या हज पर जाने से पहले होंगे कि बाद में होंगे? ये इंशाल्लाह हज से पहले ही हो जाएंगे। इसमें थोड़ा सा प्रोसेस होता है। आप देखिए कल ही वफाकी काबीना ने इसका मंजूरी दी है, इसके मिनट्स निकलते हैं, फिर फाइनेंस डिवीजन वो पैसे हमें रिलीज करती है, फिर अकॉर्डिंगली हम हर हाजी को उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देंगे। तो ये चीज़ एक कंफर्म है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। थोड़े दिन इसमें लगेंगे लेकिन तमाम हुजाज को पैसे डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक, दुरानी साहब, चूंकि 6 जून से 3 जुलाई तक ये हज ऑपरेशन की जो फ्लाइट्स इनका आगाज हो जाएगा, लेकिन हज पॉलिसी का तयन करने में थोड़ी ताखीर हो गई। फ्लाइट ऑपरेशन के जो मामलात हैं, इस सिलसिले में जितने भी हुजाज हैं उन्हें कब तक आगाह कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा? हमारा फ्लाइट ऑपरेशन स्टार्ट हो रहा है 6 जून से। 6 जून से हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रूट टू मक्का एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे सऊदी गवर्नमेंट की इमिग्रेशन, कस्टम्स और तमाम अमला आके तमाम हाजियों की क्लियरेंस यहाँ से करता है। अपनी मशीनें भी वो अपने साथ लाए होते हैं। तो रूट टू मक्का का जो स्टाफ है उन्होंने हमें इतला दी कि 6 तारीख से पहले हम तैयार नहीं हैं, इसलिए हमने 6 तारीख को पहली इनॉग्रल फ्लाइट रखी है, जिसका इंशाल्लाह इफ्तिताह या वज़ीर आज़म साहब करेंगे या मिनिस्टर मजहबी अमूर करेंगे, और इंशाल्लाह उसके बाद तमाम एयरपोर्ट से हमारी फ्लाइटें शुरू हो जाएंगी। और इंशाल्लाह कोई पहली बार होने जा रहा है सर? ये दूसरी बार होने जा रहा है, दूसरी बार होने जा रहा है। पहली बार हुआ था 2019 में, फिर 2 साल बीच में हज ही नहीं हुआ। तो इस दफा हमने सऊदी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि 3 एयरपोर्ट पे ये फैसिलिटी दें, लाहौर और कराची, लेकिन उनकी वसाइल शायद कम थे। उन्होंने विजिट भी किया, लेकिन उन्होंने कहा इस साल हम इस्लामाबाद में ये फैसिलिटी देंगे, अगले साल ये 2 एयरपोर्ट्स को देखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो इस्लामाबाद से आज़मीन जा रहे हैं उनके लिए सहूलत थोड़ी ज्यादा है, उनकी इमिग्रेशन यहीं पर हो जाएगी। वो उसके लिए हमने हाजियों की सहूलत के लिए पेशावर एयरपोर्ट के हाजी भी हमने यहाँ डाइवर्ट किए हैं, सियालकोट के भी किए हैं और फैसलाबाद के भी किए हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा सहूलत होती है। जब ये जद्दा जाते हैं तो नॉर्मल रूटीन में 7-8 घंटे वहाँ इमिग्रेशन पे लगते हैं, तो यहाँ पे इधर ही से इमिग्रेशन होगी, तो जब वहाँ पहुंचेंगे तो एज अ लोकल पैसेंजर वो एयरपोर्ट से निकल के आधे घंटे में बाहर चले जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है हुजाज के लिए। अच्छा दुरानी साहब, इसमें मैं ये भी आपसे जानना चाह रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो पहले भी सऊदी अरब का सफ़र इख्तियार कर चुके हैं। कई लोगों का ज़िंदगी में ये पहला ना सिर्फ मौका होता है मुल्क से बाहर जाने का, बल्कि वो सऊदी अरब भी पहली बार जा रहे होते हैं इस हज के फरीज़े के लिए। तो ट्विटर या इसके अलावा या दीगर मोबाइल एप्लीकेशंस के अलावा भी कोई ऐसी टीम जो है वो तश्कील दी जाएंगी, स्टाफ तश्कील दिए जाएंगे जो लोगों के साथ कोऑपरेट कर सके, उन्हें ताउन फ्राहम कर सके वहाँ पर? जी, हमने पूरी कोशिश की है कि हमारा जो ट्रेनिंग मॉड्यूल था वो हमने चेंज किया है, जो सऊदी गवर्नमेंट की तालीमात इंस्ट्रक्शंस हैं उसके मुताबिक उसको अडेप्ट किया है। ज़्यादातर वही तालीमात है जो उम्रा के लिए होती थी, तो उसमें IT बेस्ड ऑपरेशंस जो होते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन का होना लाजमी होना है, तो ये सारी चीज़ें हमने स्टाफ भी हायर किया है और हुजाज को हम बड़ी तेज़ी से इनकी ट्रेनिंग हो भी रही हैं, हो चुकी हैं और जारी हैं। बिल्कुल ऐसा। कितने एहलकार ड्यूटी पर मामूर किए जा रहे हैं ज़मीन में? हमारे तो इस वक्त तो हाजी कैंप्स में हमने सीजनल स्टाफ भी लिया हुआ है जो इनकी ट्रेनिंग्स करा रही हैं। इसके अलावा जो एक हमारा वेलफेयर स्टाफ होता है तकरीबन 810 उसकी टोटल साइज होता है, उसमें मेडिकल एक यूनिट होता है, उसमें मोबनीन का यूनिट होता है और उसमें SDS मिनिस्ट्री का स्टाफ होता है। तो ये तकरीबन 800 का स्टाफ है जो यहाँ से हुजाज की असिस्टेंस के लिए जाएगा।
बिल्कुल, और ये सर हमने देखा भी है कि जो हाजी कैंप में इस वक्त तरबियती सेशंस हो रहे हैं, उसमें जो भी उस सेशन का हिस्सा बनते हैं उनको बाकायदा टेलीफोन नंबर्स दिए जाते हैं कि कोई भी अगर आपका सवाल आप पूछ सकते हैं। जो प्रेजेंटेशंस हैं वो भी व्हाट्सएप की जा रही हैं, तो बड़ा अच्छा निज़ाम, बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया जा रहा है। थोड़ा सा ज़रिए आपने जो पूछा सर आपसे 6 जून को ज़रा हज ऑपरेशन का आगाज़ होने, आपने बताया भी कि रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत जो स्टाफ है उसने यहाँ पर आना है। हम जानना ये भी चाह रहे हैं तमाम आज़मीन के लिए जो भी सरकारी हज स्कीम के तहत जा रहे हैं, क्या इन सबको 6 जून से पहले मालूम हो जाएगा कि क्या इनकी फ्लाइट डेट्स हैं, या कि फ्लाइट से कुछ दिन पहले, यानी आप लोग फेजेस में बताएंगे? हमारा फ्लाइट शेड्यूल फाइनल हो गया है। फ्लाइट शेड्यूल हमारा फाइनल हो गया है। हम बैंकों से हमें तरीकाकार ये है कि बैंकों में इन्होंने पैसे दाखिल किए हैं, पासपोर्ट दाखिल किए हैं। पासपोर्ट हमारे मिनिस्ट्री में ये बैंक वाले प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ से हम स्कैनिंग करके उनको हाजी कैंप भिजवा रहे हैं। हाजी कैंप में हुजाज को बुला के उनसे बायोमेट्रिक्स लिया जा रहा है और उनको इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं मेनिंजाइटिस और इन्फ्लुएंजा के, और फिर उनको बताया जा रहा है। अच्छा पॉइंट सर रेज किया। मैं इस पर एक सवाल भी लेना चाह रहा था आपसे। आपने कहा कि हाजी कैंप बुलाकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, सर ये अभी स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि कल हम खुद भी वहां पर गए थे और ये कहा गया कि एक एप्लीकेशन है जो कि सब ने डाउनलोड करनी है और उस एप्लीकेशन में पासपोर्ट स्कैन करना है। तो ये जो पासपोर्ट स्कैन करने का मामला, चूंकि ज़रा पासपोर्ट आज़मीन के पास नहीं है, वो या तो बैंक्स के पास था या तो आप मिनिस्ट्री के पास है। तो जो आपने कहा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, ये बड़ा दुरुस्त आपने पॉइंट रेज कर दिया। बड़ा अहम है लोगों को गाइड करना कि ये कितना अहम है, चूंकि एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और फिर स्कैनिंग एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। ये जरा प्रोसेस दोबारा से बताइएगा। इसमें जी हमारा तमाम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको आईटी एप्लीकेशंस यूज करना नहीं आता है। ये सऊदी गवर्नमेंट की तालीमात और इंस्ट्रक्शंस थी कि हर हाजी के पास एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो, मोबाइल फोन होना चाहिए जिसमें वो ऐप डाउनलोड हो, और जिसका ऐप होगा उसी को ईमेल का पासवर्ड आएगा और वही उस पर अपना बायोमेट्रिक्स अपलोड कर सकेगा। तो इसमें हमने अपने हुजाज हाजी कैंपों में अपना स्टाफ बिठाया हुआ है, वो इनकी असिस्टेंस कर रहे हैं। पहले ये होता था कि हमारे एक थर्ड पार्टी होती एतमाद, जिसमें चेरीज और ये हैं, तो वो असिस्ट करते थे इस प्रोसेस को करने में, लेकिन इस दफा उन्होंने इजाजत नहीं दी। अब अच्छी बात ये, हमें कल सऊदी गवर्नमेंट ने उसकी इजाजत दी है कि आप एतमाद के थ्रू भी कर सकते हैं, तो वो बहुत आसान हो जाएगा। उसमें मोबाइल फोन और एंड्रॉयड एप्लीकेशन की जरूरत नहीं होगी। एतमाद सेंटर्स हमारे इनके स्टेशनरी सेंटर्स भी हैं और इनके मोबाइल सेंटर्स भी ये ओपन कर रहे हैं हमारे हाजी कैंपों में। तो वॉर फुटिंग्स पे हम सारा काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो लोग खुद कर सकते हैं अपनी मोबाइल फोन से उसे करेंगे, जो नहीं भी कर सकते हैं हम ये एतमाद के उसको यूज करेंगे वेन्यू को। ठीक है, यानी आज़मीन फिर अब एतमाद सेंटर्स में भी जा सकते हैं और वो हम सबको गाइड कर रहे हैं, हम सबको गाइड कर रहे हैं, मैसेज हो रहे हैं जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, साथ मौजूद थे आप। और ये बड़े बेसिक क्वेश्चंस थे जो कि ज़रा आज़मीन के लिए बड़े अहम होते हैं। किसी छोटी बात भी जानना चाहते हैं ताकि कोई गलती, कोई कोताही ना उनसे हो जाए। और इसमें ये कहना और बताना बड़ा अहम है, जो इस वक्त तरबीती कैंप्स लगाए गए हैं वो बहुत अहम है। वहाँ पर जाकर वैक्सीनेशन करवानी है, पहले वैक्सीनेशन होती है और वैक्सीनेशन के बाद फिर जो पूरा एक सेशन है जिसमें 3 उसके पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट टाइम जा रहा होता है, ज़रा उसने उम्रे अदा करना है, उसके उम्रे से मुताल्लिक गाइडेंस, फिर हज से मुताल्लिक गाइडेंस, फिर मदीना मुनव्वरा में जो हाज़िरी देनी है, तरीका और सलीका क्या होना चाहिए, ये सिखाया और बताया जाता है। तो ये बड़ा अहम है उन तरबीती कैंप्स में जाना। और उसके बाद जिस तरह अभी आफ्ताब अकबर दुरानी साहब ने कहा भी है, एतमाद सेंटर से मुताल्लिक भी बताया है और हाजी कैंप से मुताल्लिक भी बताया है। चूँकि वो जो एप्लीकेशन है वो एक नई चीज़ है हम सब के लिए। उस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन, पासपोर्ट का स्कैन होना, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, ये बड़ा अहम है, इस सबको करवानी है। लेकिन इसके लिए गाइडेंस जो है वो दी जाती रहेगी मिनिस्ट्री की तरफ से। बिल्कुल, और वी जस्ट होप कि इंशाल्लाह ये तमाम अमल जो है वो बखैर आफियत मुकम्मल हो और किसी को भी अपनी सफ़र को इख्तियार करने में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना हो। आगे बढ़ते हैं, एक खबर आपके साथ शेयर करते हैं। कुछ तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिन्हें नहीं पता उन्हें भी बता देते हैं कि जनाब आज पेरेंट्स डे है। जी हाँ, आज दुनिया भर में वालिदैन से मोहब्बत का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद ये रखा जाता है कि जिस तरह से हर मुश्किल में, हर परेशानी में, हर दुख की घड़ी में, हर खुशी की घड़ी में हमारे पेरेंट्स हमारे साथ होते हैं, हमारा हौसला टूटने नहीं देते, हमें सिखाते हैं, हमें समझाते हैं कि ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका क्या है। ख़ुद मुश्किलात में ज़िंदगी गुजार लेते हैं लेकिन अपने छोटे सी औलाद को, अपने बच्चे को कभी भी ये वो इस परेशानी में नहीं जाने देते कि उसे भी उस कड़ी धूप का या उन खारदार रास्तों का या उन रास्तों का जो है वो सहारा लेना पड़े। बल्कि चाहे बेटा भैया बच्चे छोटे से उसे या आपकी उम्र को और मेरी उम्र को पहुंच जाए, पेरेंट्स का मिजाज ऐसा ही रहता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वालिदैन एक घर की मानद होते हैं जिसमें दरवाज़ा और खिड़कियाँ ये माँ और बाप की अलामत होती हैं
ठंडी हवा का झोंका भी इन्हीं के ज़रिए आता है, तहफ़्फ़ुज़ यही फ़राहम करते हैं। हैप्पी पेरेंट्स डे टू ऑल द पेरेंट्स। इस पर एक रिपोर्ट भी है हमारे पास, आइए ज़रा मिलकर देखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम हर साल 1 जून को आलमी यौम वालदैन मनाया जाता है। रवां साल आलमी यौम वालदैन का थीम दुनिया भर के वालदैन की खिदमात को सराहना है। कोरोना वबा के बायस वालदैन की जिम्मेदारियों और फ़राइज़ में बेहद इजाफा हुआ। मज़कूरा थीम इसी पस मंज़र को मद्देनज़र रख कर अपनाया गया है। वालदैन बच्चे का पहला रोल मॉडल और उस्ताद होते हैं, क्योंकि बच्चे अपने वालदैन की तकलीद करते हैं। वालदैन बच्चे को मुस्बत और अच्छी जिंदगी गुजारने के तौर तरीके सिखाते हैं। बच्चों की जिंदगी संवारने, निखारने और दुरुस्त समत देने में ना खत्म होने वाला बेलौस फरीज़ा अदा करते हैं। बच्चों की नशोनुमा में वालदैन का किरदार और जिम्मेदारी कभी खत्म ही नहीं होती। बच्चे वालदैन के बगैर अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकते। ये अजीम रिश्ता खून का रिश्ता है, जो ना जोड़ने से जुड़ता और ना तोड़ने से टूटता है। ये अजली वाबस्तगियां हैं और तमाम रिश्तों से अहम तरीन रिश्ता है। आज के जदीद दौर में रिश्तों के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। वालदैन को मुनासिब एहतराम नहीं दिया जाता है और उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता, जबकि हमें ये नहीं भूलना कि माँ की दुआओं से हमें सब कुछ मिलता है और बाप तो बच्चों की जीत की खातिर अपना सब कुछ हार जाता है। से मुताल्लिक बात की है और वालिदैन घना साया हैं, वालिदैन धूप से बचाते हैं। ये जो मैंने साए और धूप की बात की है, ये मैंने इसलिए की है कि लगता ये है कि चोलिस्तान में ये साया नहीं है। चोलिस्तान में ये मामलात कुछ ज़्यादा ख़राब हैं, चूँकि वहाँ पर आपको याद हमने पहले भी दिखाया और बताया था कि वहाँ पर इस वक्त जो सूरज आंखें दिखा रहा है, जो इस वक्त वहाँ ड्रॉट की कैफियत है, यानी खुश्क साली की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने गांव देहात में बसने वाले हैं वो तमाम ही मुतासिर हैं, किसी न किसी सूरत में, बुज़ुर्ग हों बच्चे हों सब मुतासिर हैं। ऐसे में सिविल इंतज़ामिया और पाक फ़ौज की मदद से ये मुश्तरका काविश है, जिससे मुतालिक 2-3 रोज़ पहले भी हमने आपको आगाह किया था कि इसमें ना सिर्फ वाटर बाउज़र के ज़रिए पानी प्रोवाइड किया जाता है, ना सिर्फ राशन प्रोवाइड किया जा रहा है, बल्कि अगर कोई बीमार है तो उसके लिए एक कैंप भी लगाया गया ताकि वो आए, उसका वहाँ पर इलाज हो सके, उसे दवाई वहाँ पर मिल सके। तो ये चोलिस्तान का इलाका यहाँ पर खासे मसले रहे। अब कैसी बेहतरी आई है इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बिल्कुल, और सिविल मिलिट्री इंतजामिया की तरफ से अगर हम देखें तो वहाँ पर कुछ कैंप्स जो है उनका भी इनेकाद किया गया है, ताकि वो जो रिलीफ कैंप है वहाँ पर मौजूद लोगों को जो है वो मदद फराहम कर सके। इस सिलसिले में की रिपोर्ट है, जरा आपको दिखाते हैं। मुल्क के दीगर हिस्सों की निस्बत जनूबी पंजाब में गर्मी की शिद्दत जूं की तूं है। इस सूरत हाल में मामूलात जिंदगी ताहाल मुतासिर हैं। सहराई चोलिस्तान में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुंचने के बाद सिविल इंतजामिया और पाक फौज की जानिब से रिलीफ इकदाम में तेजी आई है। पाक फौज की महकमे सेहत की टीमों ने हैजे की बीमारी और पाइन के बागात में लगने वाली आग पर काबू पा लिया है। पाक फौज के दस्ते सहरा के दूर दराज इलाकों में पीने के साफ पानी और जरूरी तिब्बी सामान की मुसलसल फराहमी के अमल में मसरूफ हैं। डिरावर, बजनोट, मिसरीवाला, पंवारा, अहमदवाला, नवाकोट, चन्नन पीर और मौजगढ़ में कायम रिलीफ कैंपों में 4500 से ज्यादा मरीजों को इलाज की फराहमी के साथ 2000 राशन और फूड पैकेजेस तकसीम किए गए हैं। बहुत बहुत मेहरबानी जो एक राशन दे रहे हैं गरीबों को और पीने के लिए पानी दे रहे हैं। 250 टैंकों और बाउजर्स के जरिए मकामी लोगों को 3 लाख लीटर पानी फराहम किया जा चुका है। मुश्तरका टीमों ने अब तक 2500 हलाल जानवरों के इलाज समेत 7000 मवेशियों के लिए वाटर बाउजर्स और शेल्टर्स फराहम किए हैं। जी, तो चोलिस्तान में सिचुएशन क्या है उस हवाले से रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, और अल्लाह ताला तमाम लोगों के लिए आसानी करें और उनके लिए भी हम दुआ को हैं कि जो इनकी मदद के लिए हम वक्त तैयार हैं और हमेशा हर मुश्किल की घड़ी में हमारी पाक अफवाज उनकी मदद के लिए वहाँ पर पहुँचती। आगे बढ़ते नाज़रीन, पाकिस्तान के हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। पाकिस्तान में कभी अगर कहीं पर खुश्क साली है तो कहीं पर ज़रखेज़ी भी है, कहीं पर अगर हम देखते हैं कि ऐसे मकामात हैं या कुछ ऐसे मामलात हैं कि जहाँ पर आपको अफसोस या अफसरदगी का इज़हार करना पड़ता है, तो वहीं पर खुशी के लम्हात भी मौजूद है। ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान का जो टैलेंट है वो माशाअल्लाह निखर कर सामने आ रहा है। एक वक्त होता था हम लोग पाकिस्तान में गीतों की बात करते थे, क्लासिकल म्यूजिक की बात करते थे, फिर रोमानवी शायर और जो गायक हैं, जो सिंगर्स हैं, वो मंजर आम पर आना शुरू हुए, और अब सिर्फ हम इंटरनेशनली देखा करते थे कि रैपर्स मौजूद होते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान में भी रैपर्स जो है वो मौजूद हैं। और मज़े की बात यह है कि जब यूं कह लीजिए कि सुरों के बादशाह के साथ जब अपने सुर लगाते हैं तो एक रैपर और एक जो मारूफ सिंगर है उसकी कोलैबोरेशन में जब कोई नया गाना तख्लीक होता होगा तो शेब वो कितना खूबसूरत होता होगा। बिल्कुल खूबसूरत होता होगा, खूबसूरत
है, हम आपको दिखाएंगे भी जिस गाने की हम बात करें। आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है राइजिंग एंड शाइनिंग स्टार अमार मसूद साहब ने। यूँ तो रैपर के तौर पर इनकी पहचान है और जिस कोलैबोरेशन का ज़रिया आपने हवाला दिया वो अमार की हुई है राहत फ़तेह अली खान साहब के साथ, उसमें कुछ टाइम पहले, जो कि काफ़ी ही ज़्यादा पजीराई उनको मिल रही है। अमार मसूद साहब जिनको हम मुख्तलिफ गीतों में रैप करते हुए देखते हैं, अपनी सलाहियतों के जौहर खासे उन्होंने मनवाए हैं, तो चूंकि ज्वाइन कर लिए तो उनका वेलकम करते, कुछ गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अमार साहब, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत अच्छा वार्म इंट्रोडक्शन दिया मुझे। थैंक यू टू बोथ ऑफ यू फॉर हैविंग मी टुडे। अमार, यूं तो आप हमें ह्यूस्टन से ज्वाइन कर रहे हैं, जरा ये बता दीजिए, हम यहाँ पर आपको गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, आपके वहाँ पर क्या औकात है? जी यहाँ पर रात के 12 बजे, तो बिल्कुल उल्टा हिसाब है। बस इसका मतलब जिस वक्त हम लोग ये कॉल इख्तिताम को आपको गुड नाइट जरूर बोलेंगे। बिल्कुल, आप उस वक्त वहाँ कहेंगे मैं सोने लगा। अच्छा अमार साहब, शेयर पहले इसी बारे में कीजिएगा, जो राहत साहब के साथ कोलैबोरेशन थी, जॉइंट वेंचर था, कैसे इसका आगाज हुआ, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? सर इट वाज एक्चुअली बिल्कुल आउट ऑफ आवर बुक्स। बिल्कुल हमारा प्लान नहीं था कि हम इतने बड़े स्टार के साथ कोलैब करेंगे, वो भी फर्स्ट टाइम रैप जॉनरा के साथ खान साहब ने कोलैब किया। तो मैं एक्चुअली आई टुक अ ट्रिप टू लाहौर आफ्टर अबाउट 6 years। मैं आया था बिल्कुल क्योंकि मुझे पता था कि पाकिस्तान में बहुत रैप को जो है वो वेलकम किया जा रहा है, और पाकिस्तान की जो वीडियो की शूटिंग वगैरह है वो भी बहुत अच्छी है compared to Houston if you talk about। तो वहाँ पर गए, कुछ प्रोजेक्ट्स थे हमारे जो हम शूट कर रहे थे, तो उसके खबर मिली कि खान साहब टाउन में हैं, और उनके एक टीम जो थी उन्होंने अप्रोच किया। वहाँ पे हमने एक कॉम्पोजिशन पेश की उनको, एक आइडिया दिया कि एक बेवफाई के ऊपर कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑब्वियसली इट वाज समथिंग न्यू टू खान साहब, तो ही डिड वाज अ लिटिल हेजिटेंट अबाउट इट, बट जब उन्होंने सुना, हम लोगों ने साथ में बैठे, तो उन्होंने कहा कि इसको बिल्कुल बिस्मिल्लाह करते हैं, एंड फॉर रेस्ट वाज हिस्ट्री। बहुत प्यार मिल रहा है उस गाने को, वी आर ऑलमोस्ट एट 5 million व्यूज ऑन यूट्यूब, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आई एम पार्ट ऑफ सच अ बिग प्रोजेक्ट। ठीक है, ज़बरदस्त, ये तो आपने शेयर किया। हम आपसे गुफ्तगू तो करते रहेंगे, ये तो हमने एक आपसे एक्सपीरियंस पूछे, हम डेफिनेटली आपकी जर्नी से मुतालिक भी बात करेंगे, आपके जॉनरा से मुतालिक भी बात करेंगे, लेकिन क्या करें, जब एक सिंगर हमारे साथ मौजूद हो तो मैं और ज़रिया बहुत शरारती हैं, हम उससे तंग करते रहते हैं, वो बिलाखिर तंग होकर हमारी बात मान भी लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भी मानेंगे। तो किस से हम आगाज़ करें? इसी कोलैबोरेशन के रैप से आगाज़ करें, किससे करें? सर आप जिस मर्जी से आगाज कर ले। मैं एक्चुअली तो खान साहब ने जो गाना गाया है वो तो मैं बिल्कुल मुस्ताकी नहीं कर सकता कि मैं उनकी, हालांकि मैं गाता रहता हूँ, यादां तेरियां ने तेरियां बहुत हुक चढ़ा रहता है माइंड पे, बट मैं उसका रैप पार्ट आपको जरूर लाइव परफॉर्म करके दे सकता हूँ, जो मैंने लिखा था और जिसके इर्द गिर्द उन्होंने कॉम्पोजिशन भी तैयार करवाया कामरान साहब ने। चलें उसी से करते हैं जी। चले, बस थोड़ा जरा बेटर है, किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं है, ये एक ऐसी एक रैप है, तो इट स्टार्ट्स लाइक। अच्छा हुआ आपने डिस्क्लेमर साथ ही दे दी है। कोई पर्सनली ना ले जाए, बट इट गोस लाइक, बातें प्यार सब बकवास, सब दूर दूर रह, आना नहीं पास, मैंने दी तुझे इज्जत, आई नहीं रास, अब पीछे पीछे आए, डालू ना मैं खास, नखरा उठाया, शहर घुमाया, प्यार क्या होता तुझे करके दिखाया, दिए सूट पे सूट, गई मुझे लूट, फोन में करूं झूठ पे झूठ, आंखों में है धोखा, तीर है खोबा, अफसोस की बात बार पीछे से है ठोका, कर ले तू ऐश, चाहिए सिर्फ कैश, जब बोले जो भी बोले तुझे लेना नहीं बैक। तो एक क्या बात है, बेवफाई के ऊपर हमारा ये वर्स था, कोई वाकई दिल पे ले जाएगी। ये होता है आपके साथ? डिस्क्लेमर दे दिया। ये अमार होता है आपके साथ कि फिर आपके कोई जानने वाले या जानने वाली मैसेज करेगी, किसके लिए है? सर वो रहते देते लाइव डिस्कस नहीं करते तो बेहतर है। लेकिन उसके बाद देखिए मैंने लव सॉन्ग भी बनाया, तो मैं इसको बिल्कुल एक म्यूजिक और फन की तरह लेता हूँ। एक बेवफाई का भी है, तो फिर इसके बाद एक लव सॉन्ग भी है, और आई थिंक आप लोग को पता होगा कि हमारा फ्राइडे को एक और टीजर निकल रहा है गाने का, उसका आई डू इट नाम है। तो जी उसके हवाले में भी मैं बिल्कुल बात करना चाहूंगा कि इट्स टोटली ऑफ दिस लव वाइब और लड़की वाइब। वो एक बिल्कुल क्लोज है मेरे दिल के गाना, क्योंकि वो मैंने एक
इस फेज में लिखा है कि मैं समझता हूँ कि काफी जवान लड़के हमारे जो हैं उस गाने से मोटिवेट हो सकते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर यूथ इज प्रॉब्ली इन दैट स्टेज, स्पेशली एज अ मैन। वो एक हार्ड वर्किंग लाइफ के बारे में कि कैसे एक लड़का जो है वो मर्द बनता है और अपनी उल्टी सीधी हरकतों को छोड़ के एक मेहनत की तरफ आगाज करता है। तो ये फ्राइडे को रिलीज हो रहा है? जी सर ये गाना एक्चुअली फ्राइडे को हम टीजर रिलीज कर रहे हैं इसका, व्हिच इज प्रोबेबली आई थिंक कल परसों लाहौर में टाइम फ्रेम। और गाना जो है इंशाल्लाह हम लोग सोच रहे हैं 2 हफ्ते तक पूरी इसकी वीडियो रिलीज करें। उसकी वीडियो भी हमने शूट की है लाहौर में और वो बहुत मजा आया उसको भी शूट करने में, वीडियो भी बहुत अच्छी बनी है। अच्छा अमर, ये बताइएगा, रैप तो आप कर रहे हैं, हमने क्योंकि देखा है कि इंटरनेशनली सिंगर्स के बहुत सारे गानों में रैप्स बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। पाकिस्तान में क्या फ्यूचर देख रहे हैं इसका? पाकिस्तान में जी मैं बहुत अच्छा फ्यूचर देख रहा हूँ। आई थिंक हम लोग बिल्कुल आजकल के हमारे यंगस्टर्स वगैरह भी हैं काफ़ी, वो भी बहुत अच्छे रैप को परस्यू कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट शायरी। एज अ रैपर मैं तो शायरी पे बिलीव करता हूँ और काफ़ी लड़के हैं जो बिल्कुल इस चीज़ को अच्छे वे में यूज़ कर रहे हैं और अपने टैलेंट को एक्सप्रेस कर रहे हैं। और आई थिंक आई विश देम ऑल द बेस्ट। और पाकिस्तान में होना चाहिए, बिल्कुल इस चीज़ को एम्ब्रेस करना चाहिए, बिकॉज हिप हॉप इज़ अ ग्रेट जॉनर ऑफ म्यूजिक। तो जैसे बाकी जॉनर्स हैं, इसको भी उतनी ही इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। आई थिंक बिल्कुल मिलनी चाहिए। और जो इससे पहले आपने कहा फ्राइडे के हवाले से टीज़र रिलीज़ होगा और फिर इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी सून आप लोग रिलीज़ करेंगे। वीडियो बन चुकी है। जनरली आपकी जितनी वीडियोस हमने देखी हैं, लोकेशंस बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। ये कौन सेलेक्ट करता है, किसको रखा हुआ आपने इसके पीछे कि आपने लोकेशन सेलेक्ट करनी है? सर लोकेशंस मोस्टली जो है वो हमारी जो टीम है, उन डायरेक्टर्स होते हैं, उनका होता है। जैसे कि ये आपने खान साहब की आप वीडियो देखेंगे तो इसकी हमने कलाम जाके शूटिंग की थी। It was one of the best experiences we had. Of course, Northern Pakistan हमें पता है कितना खूबसूरत है, तो उसके जरिए हमने थोड़ा उसकी भी ब्यूटी दिखाई और एक पॉजिटिव इमेज दिखाया कि माशाल्लाह हमारा पाकिस्तान कितना प्यारा है। जबरदस्त। वो टीजर वैसे तो भी रिलीज होना है, लेकिन कुछ टीज करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को भी उसके हवाले से? बिल्कुल करना चाहिए जी। आई वुड लव इट कि आप लोग बिल्कुल उनको दिखाएं और उनको एक झलक देखें कि कैसी लगी है, ताकि वो एक्साइटेड हो। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ थोड़ा सा अगर हो भी जाए आपकी तरफ से। अच्छा, आपको उसका भी वर्ड सुनना है तो चले मैं उसको आपको सुनाता हूँ कि उसकी जो हुक लाइन है वो थोड़ी इंग्लिश में है, बिकॉज ऑब्वियसली आई नो पाकिस्तान इज ऑब्वियसली दिस फॉलोज अ लॉट ऑफ अमेरिकन रैपर्स टू। तो इसकी पंच लाइन जो है वो इट गोज लाइक आई डू इट फॉर द फैम, डू इट फॉर माई सेल्फ, डू इट फॉर द मनी, डू इट फॉर द वेल्थ, डू इट फॉर माई बॉयज, आई डू इट फॉर माई गर्ल, डू इट फॉर द चिल, डू इट फॉर द थ्रिल, money in my mind, I'm just trying to make a mill, get a house on a hill, provide, pay the bill, heart of a king, mind of a lion, yeah I'm a dance, yeah I'm a sing, पूरी है तैयारी अब काम पूरा जारी, बहुत किया वेट लेकिन आगे मेरी बारी, बड़े नेटवर्क ऊपर जाती नेटवर्क, एक जॉर्ड लोडेड अप चले हाईवे पे जब गाड़ी, करती है चार स्टाइल पूरा है नवाबी, कुछ है वजूहात तभी आंखें हैं गुलाबी, लाहौर में पैदाइश और ह्यूस्टन में रिहाइश, बस दुआ करूँ रब से इजी कर आजमाइश, महफिल और बीट पे न कभी करूँ बोर में, मतलब स्टाइल ज्यादा करूँ नहीं शोर में, बैरियों के प्लॉट ऑलवेज करूँ मैं ब्लॉक, एक्स है मेरी ब्लॉक पे भी करे मुझे स्टॉक, बड़े बड़े लोग यहाँ छोटे छोटे दिल, हेयर्स ऑनलाइन टॉक सामने कहते मैनू चिल, कुछ दिन सारे इन्नी मेहनत करता क्यों, ऐसे खर्चा किने देना तेरा बाप देगा बिल। तो ये एक पाकिस्तानी की तर्जुमानी की है आपने इसमें? सर ये मैंने बेसिकली दिखाया है कि एक लड़का जो है वो मेहनत बहुत करता है और हाउ हिज होल गोल इज टू प्रोवाइड एंड डू इट फॉर हिज फैमिली। उसकी मोटिव्स क्या हैं, वो अपने भाइयों के लिए करता है, अपनी फैमिली के लिए करता है और नाउ इट्स आवर टाइम एंड आई थिंक द ट्रूली हार्ड वर्क की जर्नी दिखाई गई है उसमें। तो ये एक लाइव थोड़ा सा था परफॉर्मेंस, बट मैं कोशिश करता हूँ मैं जब रैप करूँ तो उसको इन अ वे करूँ कि आप लोगों को समझ आए, बिल्कुल ज्यादा तेज ना बोलूँ, बिल्कुल ब्रेक डाउन करूँ कि वो बड़े व्यूअर्स भी एंजॉय करें और हमारी यंग जनरेशन भी एंजॉय करे। बड़ा अहम है ये कि वाकई समझ आएगा तो बंदा फिर एंजॉय ज्यादा करता है, इसलिए आप थोड़ा अच्छा ये बताएं अमार के जो पाकिस्तान की भी यूँ तो बहुत सारी मकामी ज़बानें हैं मुख्तलिफ इलाकों की, सबसे ज्यादा जो रैप का मजा आता है वो वाकई पंजाबी में आता है? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट यस, पंजाबी में जब भी मैं रैप करता हूँ बड़ा एंजॉय करता हूँ,
क्योंकि उस पंजाबी में उस तरफ कहते हैं ना कि गालियां भी खुद दे तो वो ऐसा लगता है कि यार तारीफ कर रहा है तो इट्स जस्ट अ स्वीट लैंग्वेज। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं पंजाबी हूँ, आई थिंक नॉन पंजाबीज भी इस बात से एग्री करते हैं, तो इसलिए आप जरा पंजाबी में। अच्छा, और अगर आपको यूं तो लाहौर बड़ा शहर, कराची बड़ा शहर, इस्लामाबाद भी बड़ा शहर, अगर आपको किसी शहर के बारे में, वहाँ के मिजाज के बारे में रैप करने का जहन बनाना हो कि यार यहाँ के लोगों का मिजाज जो है ना वो मैंने रैप में निकालना है, तो किस में निकालेंगे, किस शहर का इंतखाब करेंगे? एक्चुअली बिल्कुल अच्छा है ये, मैं पंजाब का ही करूँगा क्योंकि मैं पंजाबी खुद हूँ और तो मुझे जरा पंजाबियों का मिजाज का थोड़ा और बेहतर पता है। तो जाहिर है वो आप फोकस सिर्फ पंजाब या लाहौर पे करेंगे। अच्छा, जरूर, बिल्कुल। अमार, रैप के अलावा जैसे आपने शुरू में कहा ना यू डू सिंग एज वेल, कुछ अगर और ट्रैक अगर आप हमारे नाज़रीन को सुनाना चाहें कि भाई रैप में तो मैं कमाल हूँ, आवाज़ अच्छी है तो गाता भी अच्छा हो। गाता वैसे मैं टू बी ऑनेस्ट मैंने अपने आप को कभी सिंगर कंसिडर नहीं किया, क्योंकि मैं बिल्कुल इस चीज को सीखा नहीं हूँ सिंगिंग वगैरह को, तो मेरा जो मोस्टली रुहान रहा है वो शायरी की तरफ ही रहा है। बट कभी शादियों में जाके बस हल्का फुल्का कंताक्षरी वगैरह में गा लिया, बट ऐसा तो नहीं है। तो शायरी में ज्यादा पसंद। क्या फरमाइश होती है आपसे, किस गाने की फरमाइश होती है? बचना ए हसी मैं मोस्टली जो है वो एंटरटेनमेंट की तरफ ज्यादा होता हूँ, तो कोई भी क्राउड को एंटरटेन करने के लिए कोई डांस परफॉर्मेंस वगैरह कर दी या गाना वाना गा लिया, दोस्तों के साथ बहुत एंजॉय करते हैं बस। और राहत फ़तेह अली खान साहब के अलावा अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री से कोई और नाम चुने जिनको आप सुनते हैं, जिनको आप सराहते हैं, चाहते हैं, कौन है वो नाम? नाम जी काफी हैं पाकिस्तानी, आपको पता है माशाल्लाह लेजेंड्स है हमारे। तो इफ आई वाज टू नेम सम पर्टिकुलर बिग आर्टिस्ट, आतिफ असलम, अली जफर, अली सेठी, बहुत से मैं इंस्पायर्ड हूँ, उनका जो नया ट्रैक आया है वो बहुत मजे का है। तो अली जफर या अली सेठी दोनों में से किसी एक का गाना अगर हम आपसे कहें, किसी का गाना सुना दें। हाँ। किसके नाम का बोला आपने? वैसे पसूड़ी आपने गुनगुनाया अमर। हाँ, अली सेठी पसंद है आपको? देखिए वो बहुत अच्छा गाना है मेरा, एक्चुअली यहाँ पे लोग जो है ना मीम बना के डाल देंगे, हम चाहते हैं गाने की बात करें। तो सर उसको उस तरफ अगर ना ही जाए आप लोग पसूड़ी गाना प्ले कर के साथ बहुत लोगों ने वैसे पसूड़ियां डाली हैं। हाँ बिल्कुल, अगर आप नहीं डालना चाह रहे तो इट्स टोटली योर चॉइस। थैंक यू सो मच। नहीं देखिए हम इतने बुरे मेज़बान भी नहीं हैं, आपकी चॉइस का एहतराम हम करते हैं। अच्छा, वैसे जिस तरह हम कहते हैं अमार के अगर फॉर सिंगर रियाज करना बड़ा ज़रूरी है, सब रैप के लिए भी क्या रियाज करना ज़रूरी होता है? इनकी रूटीन भी वैसी होती है? रियाज तो नहीं मैं बोलूँगा सर, बट इट डज यू नो आपको फोकस वगैरह की काफ़ी ज़रूरत होती है। So there has to be you know some time where you definitely take out, where you cut out from the world, और आप बीट के अंदर खोने की कोशिश करते हैं और उसके हिसाब से उसके मुताबिक लिखने की ट्राई करते हैं, बिकॉज हर बीट रिक्वायर करती है डिफरेंट फ्लो, बिल्कुल, ताकि वो उसके साथ मैच करे। जस्ट टॉकिंग अबाउट डिफरेंट वेज होते हैं हर आर्टिस्ट के, लेकिन जो हमारा एक और गाना आ रहा है, ये अभी आई डू इट जो आ रहा है, इसकी बीट मैंने एक यूट्यूब के आर्टिस्ट से ली थी, और इत्तेफाकन बात ऐसी हुई है कि मैंने ये गाना 1.5 साल पहले बनाया था। तो उसके बनाने के 2-3 महीने बाद ये ही बीट के ऊपर इंडियन रैपर्स ने भी गाना बनाया है, और वो इंडिया के काफी फेमस रैपर्स हैं। तो डाउन द रोड मैं बिल्कुल चाहूंगा कि ऑडियंस दोनों प्रोडक्ट सुने और देखे कि क्या हमारे पाकिस्तानी भाई ने ज्यादा उस बीट को किल किया है या वो इंडियन वर्जन ज्यादा अच्छा है। ठीक है, और हमारे म्यूजिक के अलावा आपकी क्या मसरूफियात, थोड़ा इस बारे में बताइए। और दूसरा मैं सवाल ये भी पूछना चाह रही थी कि जब एक रैपर रैप लिखता है तो उस वक्त आपके माइंड में क्या चीज़ों को रखते हैं कि मैंने ये चीज़, या तो उसको कहते हैं ना कि जुमले से जुमला मिलाना और रब्त तय करना, ये किस तरीके से आप लोग एक रैप लिखते हैं? ये बिल्कुल एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपके टॉपिक पे और बीट के ऊपर ऑब्वियसली। तो हमारी कोशिश यही होती है कि जितने भी हम वर्सेस लिखें उसके अंदर पंच लाइन्स हों और राइम्स हों, ताकि वो यू नो एक व्यूअर को जरा मजा भी आए सुनने में, और वो बैक टू बैक सेम साउंड करे बट इतना भी ना करे कि वो रेपिटेटिव हो जाए।
तो वो भी एक पजल की तरह इसको लेते हैं हम लोग, स्पेशली मैं, कि जब मैं बीट सुनता हूँ तो उसके ऊपर बिठाना डिफरेंट वर्सेस, तो वो एक सेल्फ पे वही एक मेजर हार्ड वर्क होता है हमारा, जिसके हम कोशिश करते हैं। अब आ जाएं दीगर मसरूफियात पे। लाहौर टू ह्यूस्टन वाई एंड फ्यूचर प्लान्स क्या हैं म्यूजिक के अलावा, अगर कोई है तो? Obviously sir, मैं actually based in Houston, मैं I'm a businessman, I'm an entrepreneur apart from my music journey. मैं एक ज्वेलरी का एक बिजनेस करता हूँ यहाँ पे, और वो आपने देखा होगा कि रैपर्स जो हैं वो वैसी चेन्स वगैरह और वॉचेस और काफी डायमंड्स वगैरह बहुत पहनते हैं, तो मेरा खुद का एक ज्वेलरी स्टोर है, और वहां से मेरे वर्सेस में भी और मेरी रैप्स में भी कभी कभार इस चीज को मैं प्रमोट करता हूँ। डायमंड चेन, डायमंड पेंडेंट, 120 ऑन द डैश एवरी डे बट द बैश, डायमंड्स में खेलते हैं। अच्छा अमर मुझे आपने कहा ना कि रैपर्स जो हैं वो ज्वेलरी वगैरह जरा ज्यादा कैरी करते हैं और वाकई बड़ी हैवी चेन्स पहनी होती हैं, ये इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या साइंस है? इसके पीछे साइंस ये है जी कि आप जितने भी देखें हमारे अमेरिका के जो रैपर्स हैं, वेस्ट रैपर्स, मोस्टली वो इस चीज को बहुत वो करते हैं एंजॉय, स्पेशली जो काले होते हैं हमारे कल्चर से, बिल्कुल उनको इस चीज से बड़ा इंस्पायर होते हैं वो, और जब तक वो मोटी मोटी चेनें और डायमंड ज्यादा ना पहन ले और ब्लिंग ब्लिंग ना करें तो वो उनको रैपर वाली फीलिंग नहीं आती है। तो माय तो हम लोग खुद इस बिजनेस में यहाँ पे, हम लोग यहाँ के भी लोकल आर्टिस्ट रैपर्स वगैरह हमारे कस्टमर्स हैं, हम उससे भी मिलते हैं, तो उनको काफी मजा आता है ऐसी गपशप लगा के उससे। जबरदस्त, ठीक है हमारा ऑल द बेस्ट। जो भी आपके, एक तो फ्राइडे को टीजर एंड देन ऑफ कोर्स उसके अलावा बहुत से प्रोजेक्ट्स होंगे एंड फॉर बिजनेस एज वेल, क्योंकि ज़ाहिर है बिजनेस भी रैपर से जुड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। अब आप सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं। गुड नाइट। हमारी तरफ से गुड नाइट है, लेकिन व्यूअर्स को गुड मॉर्निंग ही है। नाज़रीन छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, न्यूज़ ब्रेक है, वाकई कहीं मत जाइए, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। मुझे याद आया अचानक ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हुए, याद है जब हम लोग यहाँ से लोगों को वेलकम बैक किया करते तो तुम्हें कहा करते अच्छा जिन्होंने अंडा पराठा खा लिया है और जिन्होंने कॉफ़ी शॉफ़ी पी ली है अब वो ज़रा तहम्मुल से बैठ जाए क्योंकि हम शो को कंटिन्यू करने लगे। आज मेरा वैसे भी अंडा पराठा खाने को बहुत दिल कर रहा है, बट लेकिन खा नहीं सकती, खा नहीं सकते, बिल्कुल खा नहीं सकते और आगे चलते हैं। लेकिन इंशाल्लाह एक हफ्ते के बाद एक्सप्लेन करें क्यों नहीं खा सकती, क्योंकि मैं डाइट पे हूँ, कीटो पे हूँ, ठीक है, तो मैं अंडा पराठा नहीं खा सकती। हाँ, लोग ये ना समझना कि बहुत बड़ा मसला है स्वेब, हम जब डाइट पर जाते हैं ना, कभी अल्लाह ना करे आपको करने का मौका मिले, आप तो खाबे वाली डाइट किया करें, इतने आपको मैं कहती हूँ जहन में बातें आती हैं, आप कहते हैं मैंने ये वाली भुजिया खानी है, मैंने वो वाली बिरयानी खानी है, मैंने ये खाना है, मैंने वो खाना है, और नॉर्मल रूटीन में आपको कख नहीं पता होता, जो मिल जाए आप चुप करके खा लेते। बट एनीवेज आगे बढ़ते क्योंकि हमारी गेस्ट हमारा वेट कर रही हैं। लेकिन यूँ तो पाकिस्तान के लिए बहुत फख्र की बात है कि पाकिस्तान की ज़रखेज़ ज़मीन में बहुत सारे सितारे बसते हैं, लेकिन इस बार कुछ नया इस अंदाज में भी है कि पाकिस्तान की 4 शख्सियात ने अमरीकी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया की फहरिस्त में जगह बनाने में कामयाबी समेटी है, और इन बासलाहियत शख्सियात में से एक शख्सियत का हमने टाइम थोड़ा सा लिया है और आज वो सुबह पाकिस्तान में हमारे साथ मौजूद होंगे, जिनका नाम है दुर्रे अजीज आमना। लेकिन आमना के बारे में थोड़ी सी बात हम आपको बता देते हैं, बाकी सब कुछ हम उन्हीं से जान लेंगे। आज सुबह पाकिस्तान में जब दुर्रे आमना अजीज हमारे साथ मौजूद हैं तो वो इन चीज़ों की बुनियाद पर है कि वो बहुत खूबसूरत राइटर हैं, कमाल की तहरीर लिखती हैं, और जो उनकी स्पेशलिटी रही है अब तक उसमें जो उनकी तहरीरों का मौजू है वो जनूबी एशिया और अमरीकी सकाफत और सयाहत है। जबकि ज़ाती अगर हम उनकी पर्सनल एक्टिविटीज़ को देखें, उनके एक्सपीरियंसेस को देखें, तो अपनी तहरीरों के ज़रिए वो दुनिया को सामने लाने की कोशिश करती हैं, और इसके अलावा नावल निगारी के अलावा पाकिस्तानी और आलमी जरीदों में भी लिखती हैं, और अभी हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान के दही इलाकों और उनकी सकाफत के बारे में अपनी तहरीर को माखूज किया है। बिल्कुल ऐसा ही है, तो हम दुर्रे अजीज आमना को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, फोर्ब्स 30 अंडर 30 में आपने जगह बनाई, माशाल्लाह। सेलिब्रेशंस चल रही हैं, मुबारकबादों का सिलसिला जारी है? हाँ जी, नहीं बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे इस प्रोग्राम में दावत दी, और बस इट्स वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेड ऑब्वियसली।
लेकिन इट्स बीन वंडरफुल। बहुत से पाकिस्तान भर में लोगों से मुबारकबाद मिल रही है। माशाल्लाह, you said it's दुनिया में unexpected. लोगों से। जी बिल्कुल, आमना यू सेड इट्स अनएक्सपेक्टेड। तो ये जब इसका मतलब ये हुआ कि जिस वक्त आपको मालूम हुआ तो वो फिर क्या, कौन सा दिन था और वो कैसे आपके फिर तासुरात थे? ये मेरे ख्याल से कोई 5-6 दिन पहले की बात है, शायद जुमेरात को हुआ था। और मुझे उन्होंने, फोर्ब्स वालों ने एक एट सम पॉइंट उन्होंने मुझे बताया था कि आप शॉर्टलिस्ट हुई हुई हैं, लेकिन मेरे जहन में था कि अच्छा, मैंने बिल्कुल उसे उस तरह बिल्कुल ही रद्द कर दिया था कि ये मुमकिन ही नहीं है कि ये हो जाएगा। तो इसलिए मैं बिल्कुल इस बारे में भूल चुकी थी। तो फिर अचानक उनकी ईमेल आई, और मेरे ख्याल से यहाँ शाम का वक्त था अमेरिका में, तो बिल्कुल मतलब मुझे उस तरह यकीन नहीं आ रहा था। And then who was the first one जिसे आपने कॉल करके बताया मैं आ गई यहाँ फोर्ब्स 30 के अंदर 30 च? हाँ जी, नहीं मेरे वालिदैन भी और बाकी खानदान के लोग भी बहुत ही खुश थे। जी जी। अच्छा, मैं जिस वक्त आपके बारे में पढ़ रही थी ना, तो जब मैंने ये पढ़ा कि आप जनूबी एशिया के बारे में आपने बहुत लिखा है, अमेरिका की सकाफत के बारे में और सयाहत के बारे में बहुत लिखा है, हमने यूँ तो फिल्मों में देखा है, लेकिन चूंकि आपने तहरीर किया अपने करीबी जज्बात से देखा है, अमेरिका का कल्चर है क्या, हम ये जानना चाहते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा दुर्रे अजीज। हाँ जी, ये काफी मतलब मुश्किल सवाल है, क्योंकि ये एक जुमले में या एक उस तरह छोटे से पैसेज में कहना शायद मुश्किल हो, लेकिन इसी सवाल को जो है वो मैंने लेके जो बेसिकली जो मेरा अभी नॉवल आ रहा है, अगस्त में मेरा पहली किताब शायद हो रही है, क्योंकि मैं मुख्तलिफ आर्टिकल्स वगैरह लिखती रही हूँ, लेकिन अभी जो पहली एक मुकम्मल किताब है वो पहली बार शाया होगी। तो उसमें जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि आपके जो आप एक कमसिन लड़की होती है, वो पाकिस्तान से जब एक अमेरिका के एक देही इलाके में, वो ये भी नहीं कि जैसे न्यूयॉर्क हो गया या कैलिफोर्निया के बड़े शहर हो गए, वहां वो एक अमेरिका के बहुत ही छोटे से गांव में जाके वो 1 साल गुजारती है। तो उसके उधर के जो तजुर्बात और उससे जो बार बार वो उसके जहन में सवालात उठते हैं कि अच्छा, पाकिस्तान में तो चीजें इस तरह होती हैं, अमेरिका में इस तरह होती हैं, इनमें फर्क क्यों है और कैसे है और क्या बेहतर है और क्या नहीं बेहतर। आपकी अपनी तो वो सारा नॉवल इसी उसके बारे में है, इन्हीं सवालात के बारे में और इसी इशू के बारे में। ये कहानी आपकी अपनी है? आप कह लें कि जो इसका जो मतलब जो बेसिस है वो मेरी अपनी आप बीती है कि मुझे भी जब मैं 16 साल की थी, तो मुझे एक अमेरिकी हुकूमत जो है वो एक प्रोग्राम चलाती है, यस प्रोग्राम के नाम से, शायद आप लोग बिल्कुल उससे फेमिलियर हों, लेकिन उसमें जो है वो मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान से, बल्कि पूरे जो मुसलमान दुनिया है उसमें मुख्तलिफ ममालिक से बच्चे सिलेक्ट होते हैं एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए, जिसमें वो 10 महीने जाके, मतलब आप कह लें पूरा एकेडमिक साल जाके रहते हैं मुख्तलिफ अमरीकी होस्ट फैमिलीज के साथ। तो वो एक काफी दिलचस्प तजुर्बा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत से लोग पढ़ाई के लिए बाद में तो जाते हैं, लेकिन ये आप तब करते हो जब आप बिल्कुल 16-17 साल के, अभी आप स्कूल में ही होते हो और आप जाके एक अमरीकी फैमिली के साथ रहते हो। तो ये मेरे साथ भी ये तजुर्बा हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद जो फिर बहुत सी जो आगे जो कुछ भी होता है उस जो फिक्शनल लड़की के साथ, वो मुकम्मल तौर पे मैंने पूरी एक दुनिया क्रिएट की है नॉवल में। तो वो सब कुछ जो है वो मुख्तलिफ है, लेकिन जो आप कह लें कि जो बेसिस है उसकी, वो मेरी अपनी जिंदगी है। और ये फोर्ब्स 30 अंडर 30 में जो आपका नाम आया, ये किसी स्पेशल प्रोजेक्ट की वजह से है या आपकी जो एक थ्रू आउट जर्नी है, जो आपकी कंट्रीब्यूशन है, उसकी वजह से है? हाँ जी, मुझे लगता है क्योंकि फोर्ब्स वाले जो हैं वो एक इनिशियल एक छोटा सा नॉमिनेशन फॉर्म मांगते हैं, और उसके बाद फिर जो उनका प्रोसेस होता है वो उनका अपना ही प्रोसेस है, और उसके बारे में मैं उस तरह कुछ नहीं कह सकती। तो लेकिन मुझे लगता है कि वो जो वो देखते हैं एक बंदे की पूरी ट्रेजेक्टरी और जो उसकी हिस्ट्री है, और सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से क्योंकि आप इतने कम उम्र के लोगों को सिलेक्ट कर रहे होते हो, जैसे 30 से कम, तो आप फिर उनका जो पोटेंशियल है उस पे जज कर रहे होते हो कि अच्छा, कि आपको क्या लगता है कि वो बाद में क्या करेंगे। तो मेरे ख्याल से दोनों, एक तो जो आपकी जो पूरी जर्नी है और दूसरा कि आपका आगे पोटेंशियल क्या है, उन्हें दिखता है।
सही। दुरअज़ीज़, आपने अपनी तहरीरों में जनूबी एशिया के ममालिक के बारे में बहुत लिखा है। इसी खत्ते का इंतखाब क्यों किया आपने, और क्या आपको लगता है कि यहाँ के ममालिक के लोगों का रहना सहना, मिलना जुलना, यहाँ की सकाफत, यहाँ का कल्चर बहुत उसमें सिमिलैरिटी है? हाँ जी, उसका एक तो ये वजह ये है कि मुझे जो है वो मेरा इत्तेफाक हुआ और आई वाज लकी इनफ कि मैं एक दो जो ममालिक हैं जनूबी एशिया में, पाकिस्तान के अलावा, जाहिर सी बात है उधर मेरा जो है वो विजिट करने का मुझे इत्तेफाक हुआ। और मेरे लिए ये वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप अगर कोई अमेरिका या यूरोप जाए तो इतने ज्यादा फर्क होता है वहाँ की सकाफत में, वहाँ के लोगों में, वहाँ के रहन सहन में। पाकिस्तान से क्या आप मतलब ऑलमोस्ट वो कंपैरिजन शायद बनता ही नहीं है। लेकिन जब जैसे मैं श्रीलंका गई या म्यांमार, जो आप कह लें कि साउथ एशिया का ही मतलब कुछ हिसाब से हिस्सा है और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं है, तो वो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा डायनामिक होता है कि बहुत सी चीजें उन जगहों की हमसे मिलती जुलती हैं, लेकिन फिर बहुत से कुछ फर्क भी हैं जो फिर आप उन्हें जरा एक दिलचस्प तरीके से उनके बारे में सोच सकते हो। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल दूं, वो ये है कि जब मैं श्रीलंका गई और म्यांमार गई तो दोनों जगहों पे जो खवातीन की जो पब्लिक स्पेसेस में प्रेजेंस है, वो मैं उसे देख के दंग रह गई, क्योंकि क्योंकि फिर मुझे अंदाजा हुआ कि अच्छा, ये जो पाकिस्तान में हमारा एक बहुत बड़ा मसला है कि हम कि खवातीन का बाहर जाना, उस पर पाबंदी, या इवन उनके अगर वो जा भी सकें तो उनका उधर ज्यादा कंफर्टेबल महसूस ना करना, ये सारा एक काफी स्पेसिफिकली पाकिस्तानी मसला है, जो बहुत से साउथ एशिया में और ममालिक हैं उनमें भी होगा, लेकिन वो उस हद तक नहीं है। तो ये एक छोटी सी मिसाल है, लेकिन इस तरह मुख्तलिफ कंपैरिजंस थे जो मेरे जहन में आए, जिनको फिर मैंने जो है वो अपनी लिखाई में मेंशन किया। सही। अभी आपने कहा कि आपकी एक नई बुक जो है वो रिलीज होने वाली है, कि इससे पहले भी आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जब तक अपने नॉवल लिखे हैं उनका आपने टेस्ट या उनका एसेंस आपने क्या रखा है उसमें? तो दरअसल ये मेरी पहली किताब है। मैं आर्टिकल्स वगैरह तो काफ़ी मैंने लिखे हुए हैं, और दोनों शॉर्ट स्टोरीज, फिक्शन भी और नॉन फिक्शन भी, जर्नलिज्म भी, लेकिन किताब के हिसाब से पूरी एक जो फुली पब्लिश किताब ये मेरी। दुरअज़ीज़, आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा यहाँ पे, प्लीज़ आप साथ रहिएगा। इस वक्त हम नाजरीन को बराह रास्त लेकर चलते हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब एक तकरीब से खिताब करें। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल इस वक्त तकरीब से खिताब करें, बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। पेपर्स को प्रेजेंट करने के लिए मुनक़्क़द की गई है, जिन्होंने पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से अपनी तहकीक के ज़रिए सॉल्यूशंस और उन मसाइल का हल तलाश करने के लिए मेहनत की है। पाकिस्तान इस साल अपनी आज़ादी की 75वीं सालगिरह मनाएगा, और ये सवाल हर पाकिस्तानी के दिल में और दिमाग में ज़ोर से गूंजता है कि क्या वजह है कि 75 साल के सफ़र में पाकिस्तान अपनी मंजिल मुराद की तरफ कोई ठोस पेशकदमी नहीं कर सका। वो विज़न, वो ख्वाब जो हमारे बुज़ुर्गों ने देखा था कि हम एक मिसाली मुमलिकत बनाकर दुनिया को बताएंगे कि हम भी इस सहल हैं कि दौरे जदीद में अपने नज़रियात के साथ, अपने असूलों के साथ हम एक मुल्क कायम कर सकते हैं जो कि दुनिया में एक तरक्की याफ्ता मुल्क बने। मेरी नस्ल के ऊपर, मैं उस नस्ल से ताल्लुक़ रखता हूँ कि जिसने 1980 में अपनी तालीम मुकम्मल की और अमली ज़िंदगी में कदम रखा, और अब तकरीबन 35 साल के इस सफ़र के बाद मैं सोचने पे मजबूर हूँ कि हमने कितना सफ़र तय किया, और क्या हम किसी दायरे के सफ़र में उसी मुकाम पे तो नहीं आ खड़े हुए जहाँ से सफ़र शुरू किया था।
मैंने जमहूरियत को 1988 में जब मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत बरतरफ की गई तो मेरे लिए ये चीज़ नाकाबिले कबूल थी कि एक शख्स सदारती इख्तियार के ज़रिए, चूँकि वो नाखुश था उस हुकूमत से, पूरे पाकिस्तान के अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को बकलम एक जुम्बश कलम वो घर भेज दे। तो दैट वाज माय ट्रिगर कि हमें इस मुल्क को आइन और जमहूरियत के रास्ते पे लाना चाहिए, और इसके लिए 1988 में मैंने अमली सियासत में भी कदम रखा। हालांकि मेरे पास एक बेहतरीन प्रोफेशन में जाने के लिए अपनी जो तालीमी मेरी काबिलियत थी, दुनिया भर खुली हुई थी, लेकिन बदकिस्मती से जो 1988 का पाकिस्तान था, उसके बाद क्या आज पाकिस्तान आइनी हुक्मरानी के लिहाज से, पाकिस्तान अपने जमहूरी निज़ाम के हवाले से इन 30-32 सालों में मजबूत हुआ है, वहीं है या कमज़ोर हुआ है? मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हम 1988 से आगे नहीं बढ़ सके, बल्कि शायद 2 कदम पीछे आए हैं। ये वो दायरों का सफ़र है जो हमारी उस कहानी को बयान करता है कि जिससे अगर हम ना निकले तो मुझे ये ख़तरा है कि हमारा मुस्तकबिल भी माजी की तस्वीर बन जाएगा। अगले दिन एक पॉडकास्ट पे उसने होस्ट ने मुझसे सवाल किया कि आप 2023 को कैसे विजुलाइज करते हैं, कि अगला साल कैसा होगा? तो मैंने कहा मुझे अगले साल की इतनी फ़िक्र नहीं है, मुझे 2047 की ज़्यादा फ़िक्र है कि आज का वो नौजवान जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है या जो अभी ग्रेजुएट कर रहा है, वो जब मेरी जगह पे पहुंचेगा 25 साल के बाद, जब हम पाकिस्तान की 100 साला तकरीबात मनाएंगे, तो वो अपने सफ़र के बारे में क्या कह पाएगा कि क्या मैंने एक कामयाब सफ़र के नतीजे में पाकिस्तान को उस मुकाम पे ला खड़ा किया जहाँ इसने पहुँचना था, या वो भी मेरी नस्ल की तरह शर्मसार होगा कि हमने 100 साल ज़ाय कर दिए और अफ़गानिस्तान भी हमसे आगे निकल गया, और अफ्रीका के बहुत सारे मुल्क जो खाना जंगी का शिकार थे वो भी हमसे आगे निकल गए और हम वहीं खड़े हैं। 1980 में चीन की फ़ीकस आमदनी $200 थी, पाकिस्तान की फ़ीकस आमदनी $350 थी। इसी तरह 1960 में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स, मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स $200 मिलियन थीं, जबकि साउथ कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की एक्सपोर्ट्स का टोटल तकरीबन $200 मिलियन था। आज हम $200 मिलियन से बमुश्किल $25 अरब पे पहुँचे हैं। साउथ कोरिया $100 मिलियन से पता नहीं $600 बिलियन या $500 बिलियन कहाँ पहुँच गया है। मलेशिया $300 बिलियन से क्रॉस कर गया है, और इसी तरह थाईलैंड भी 250-300 बिलियन क्रॉस कर चुका है। ये वो बुनियादी सवाल है, जब तक हम इसके बारे में क्लियर नहीं होंगे कि हम क्यों पीछे रह गए। वो बांग्लादेश जो हमारे वतन से निकला, मुझे याद है कि बचपन में जब भी मौसम बरसात, मानसून का मौसम आता था, ये अभी आने वाला है, तो टीवी और रेडियो के ऊपर मातमी धुनें चलना शुरू हो जाती थी कि मशरकी पाकिस्तान के सैलाब ज़दा बहनों और भाइयों की मदद के लिए सदर के इमदादी फ़ंड में अतिया दीजिए। और मगरबी पाकिस्तान के लोग ये इस जोम में मुब्तला थे कि ये मशरकी पाकिस्तान हम पे बोझ है, हमें वहाँ पे पैसे दे के हर दफ़ा उन्हें सैलाब आता है बेल आउट करना पड़ता है। तो उसको एक किस्म का, जैसे एक ज़माने में मलेशिया के लोग सिंगापुर को अपने ऊपर एक बोझ समझते थे, और उन्होंने सिंगापुर को अमलन
जिसे कहते हैं ठुटा मार के निकाला मलेशिया से कि भी जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम हम पे बोझ हो। और फिर सिंगापुर किधर चला गया। तो बांग्लादेश भी 25 साल बाद जब आज़ाद हुआ तो वो मगरबी पाकिस्तान के मुकाबले में एक पसमानदा मईशत थी। अब जब 50 साल पूरे हुए हैं तो बांग्लादेश की हुकूमत ने बहुत फ़ख्र के साथ इश्तिहार जारी किया है कि हमने पाकिस्तान को हर सोशियो इकनॉमिक इंडिकेटर में पीछे छोड़ दिया। इंडिया हमसे बहुत पीछे था और 1900 तकरीबन ये 90 की दिहाई तक पीछे था, लेकिन 2000 के बाद से इंडिया ने भी हमें पीछे छोड़ दिया और ओवरटेक कर लिया। तो क्या वजह है कि हर मुल्क हमें ओवरटेक कर लेता है और हम पीछे रह जाते हैं? दुनिया में हर मुल्क जिसने तरक्की की है, एक चीज़ उसके अंदर कॉमन है, वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़। जिस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, जिस मुल्क के अंदर पॉलिसीज़ का तसलसल नहीं होगा, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता, चाहे वहाँ पे आप नोबल इनाम याफ्ता मशीर और टेक्नोक्रेट्स ला के बिठा दें। आप पूरी दुनिया के नोबल इनाम याफ्ता लोगों को ला के बिठा दें, उनकी हुकूमत बना दें, लेकिन अगर उस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, उस मुल्क में डिसकंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ होगी, उस मुल्क में पॉलिसी रिवर्सल्स और शॉक्स होते रहेंगे। आज आप एक पॉलिसी का ऐलान करें, 6 महीने साल के बाद उस पॉलिसी को विड्रॉ कर लें। इस किस्म की अगर हरकत और सकनात होंगी तो जितने मर्जी काबिल अफलातून अरस्तू टेक्नोक्रेट्स आप ला के बैठा दें, वो सब फेल हो जाएंगे। तो लिहाजा मैं ख़ास तौर पे अपने नौजवान रिसर्चर्स को ये कहना चाहूँगा कि दिस कंट्री नाउ इज़ एट अ पॉइंट वेयर योर फ्यूचर इज़ एट स्टेक। और पाकिस्तान के नौजवानों को इस मामले में यकसू हो जाना चाहिए कि अगर इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं होगा, क्योंकि वी आर अ फेडरेशन, इस मुल्क में बड़ी कोशिशें की गई, कभी दाएं ले जाया जाए, कभी बाएं ले जाया जाए, कभी सदारती निज़ाम, कभी नीम सदारती निज़ाम, कभी पार्लिमानी निज़ाम, कभी गैर पार्लिमानी नीम पार्लिमानी निज़ाम। मेरी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन शोबा है जिसका मैं तालिब इल्म हूँ। मैनेजमेंट और बिजनेस में कहते हैं कि एन ऑर्गेनाइजेशन विच डज नॉट हैव अ बिजनेस मॉडल कैन नेवर सक्सीड। जमहूरियत मुस्तहकम होगी तो उसके वजह से ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर बराए मनसूबाबंदी व तरक्की एहसन इकबाल साहब इस वक्त एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। बरास्त हमने आपको उनकी गुफ्तगू सुनवाई। नाज़रीन, प्रोग्राम को हम यहाँ पे वाइंड अप करेंगे और हमारा एक सेगमेंट है जो कि हमने रिकॉर्ड किया आपके लिए, बड़ा स्पेशल सेगमेंट है। और उसके साथ साथ जो दुर्रे आमना अजीज़ साथ मौजूद, उनका हम शुक्रिया भी अदा करते हैं। माज़रत के ज़रिए हम गुफ्तगू कुछ जो है वो कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वक्त मुख्तसर। तो एक सेलिब्रिटी लाउंज की तरफ आपको लेकर चलते हैं जो कि हमारा रिकॉर्डेड है। अल्लाह हाफ़िज़ यहाँ से, और सेगमेंट एंजॉय कीजिए। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद जब हम वापस आए हैं तो कैसे गेस्ट के साथ आए हैं, तो कि शायद आप लोगों के लिए तो एक मेहमान की हैसियत रखते हो, एक स्टार की हैसियत रखते हो, लेकिन हमारे लिए किसी दोस्त से कम नहीं है। बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जिसके बारे में मैं अक्सर आप लोगों से प्रोग्राम में शेयर करती हूँ कि आपकी कनेक्टिविटी होती है, आपका बॉन्ड होता है, लेकिन अपने काम की मसरूफियात हम लोगों की ऐसी हो जाती हैं कि बाज़ औक़ात उनसे मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सुबह पाकिस्तान एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर हम अपने दोस्तों की मुलाकात आपसे करवाते हैं, लेकिन वो दोस्त हमारे सितारे हैं, बड़े प्यारे ही सेलिब्रिटी हैं। तो ऐसे ही बड़ी ही प्यारी मेहमान शख्सियत आज हमारे साथ पहुंची। बिल्कुल जी, हाफ सेंचुरी कर ली है, उम्र में नहीं काम में। ड्रामे किए हैं, बेशुमार किए हैं, जो कैरेक्टर किया खूब निभाया। इस उम्र में मैं कहूंगा वेरी यंग, वेरी टैलेंटेड, माशाल्लाह, वेरी वाइब्रेंट पर्सनालिटी, जिनसे मुतालिक हम ये कहते हैं। पढ़ेंगे इसको ये बार-बार जो इस उम्र लगा हुआ है ना। हाँ, तो 60 साल क्या उम्र होती है? आई मीन जस्ट ऑन लाइटर नोट, बात यह है कि बहुत से कैरेक्टर्स ऐसे उनके जिसमें वो खासी सीरियस नजर आई, लेकिन इन एक्चुअल शी इज नॉट।
ये एक एक्टर की पहचान होती है कि अपने जो ट्रेड्स हैं उसको कुछ देर के लिए भूल के एक नए अंदाज से अवाम के सामने आते हैं। और ऐसे ही एक मेहमान शख्स है जिनका कुछ टीजर जरियात ने दिया, कुछ मैं बात कर पाया हूँ। आगाज जो उनका सफर था पाकिस्तान टेलीविजन से हुआ था 2005 में, याद पिया कि आई वो ड्रामा, उसके बाद फिर ड्रामे करती चली गई। जिंदगी में नहीं, टेलीविजन चैनल्स पर। जिंदगी में ड्रामे करती हैं या नहीं करती हैं, हम उनसे पूछेंगे। अच्छा, जैसा दरियाब आपने भी इससे पहले कहा ना, एक शो बड़ा हिट हुआ पॉलिटिकल सटायर शो उनका खासा, मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि हम सबको शायद ज्यादा पसंद वो काम आई, तो सारा काम है माशाल्लाह बहुत अच्छा। हम बात कर रहे हैं बहुत प्यारी शख्सियत मायरा खान की, आज साथ मौजूद है और वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। इतना प्यारा बोलते हैं आप लोग कि बस मेरा दिल आ गया। आपके हवाले से बोलने पे तो बहुत कुछ था, लेकिन हमने उसे कोशिश की कि हम जरा लिमिट में करें, वरना हम ही बोलते रह जाएंगे। तुसी आप ही बोल लो, आप शुक्र मैं कारजल नहीं है। नहीं, मेरा तो दिल चाह था आप कहते जाएं तारीफी कलमात और मैं सुनती जाऊं। क्या बात है, जिल्ला आपको और इज्जत दे, माशाल्लाह बड़ा अल्लाह ने आपको मकाम दिया। आपने मुख्तलिफ वक्तों में ब्रेक लिया है ड्रामों में। जी बिल्कुल। ये क्यों ब्रेक क्यों? क्या अब्बू ने कहा कि नहीं मायरा और काम नहीं करना? वो अब्बू पहले कह चुके थे, वो आने से पहले वो ड्रामा सारा हो चुका है एक्चुअली। अच्छा, वो बहुत पुरानी बात है। वो हर घर की कहानी होती है जो आप भूख हड़ताल करते हैं और इजाजत नहीं मिलती। लेकिन अब तो माशाल्लाह खुद बेटा यहाँ पे अगर तुम थोड़ा सा अगर स्माइल कम देती हो, थोड़ा सा एक्शन, ये अच्छा लगता है। सो क्रिटिकल। हाँ, मैं मेरी मदर मेरी बहन सब लोग जो है वो करते रहते हैं और मुझे अच्छा लगता है कि वैसे इतनी अच्छी बात है क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं अपने बस तारीफ ही करते हैं। नहीं अच्छा, ये वो वाले अपने नहीं है, ये तो ये ज्यादा अपने हैं। One should be like this। Yes, ये तो आपको आगे लेकर जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो मुझे लगता है मेरे लिए फायदे में होती है कि नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि वो चीजें अवॉइड करूँ जो मुझसे गलतियां हुई हैं। बाकी आपने जहाँ तक ड्रामे के ब्रेक की बात की है, मेरा एक्चुअली लाहौर से ही क्योंकि ताल्लुक है, तो लाहौर में कुछ ऐसा हुआ कि अनफॉर्चुनेटली काम उस तरह से नहीं हो सका। पीटीवी पे तो मैंने बहुत सारा काम किया और मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे ऐसे अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। आपने बात की याद पिया की आई, रफीक वड़ाई साहब का मेरा ड्रामा था और मेरा पहला उसे कहते हैं मुझे ब्रेक मिला और बहुत ही फेमस हुआ वो कैरेक्टर। उसके बाद फिर उस्मान पीरजादा साहब के साथ रंगीलपुर करने का मौका मिला। वो यहीं पे रुकते हैं मायरा, जो ब्रेक मिला, जो आगाज हुआ, वो कैसे हुआ? वो कितना एक आपके लिए ज़रा एक अचीवमेंट तो थी, बट स्ट्रगल क्या थी उसके पीछे, कैसे हुआ? स्ट्रगल मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। एक तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम था, मैं बहुत ज्यादा मोटी थी। अच्छा, रियली? यस, मैं बहुत हेल्दी थी। कितना आपका मैक्सिमम वेट कितना था? आप गेस करें। 100 किलो? मोर देन 100 किलो। सीरियसली? I was 120 kg। Really? Yes। और मैंने दिन रात मेहनत की है, तो मेरे साथ एक शुरू से प्रॉब्लम रहा। वो छुरी कहाँ है? हाँ, वो छुरी कहाँ है? जहाँ से काटा है आपने खुद को? जिससे आपने काटा है? नहीं, वो छुरी वो जेब में है, स्ट्रगल है और ये यहाँ पे इसको जिप करना पड़ता है। सो ये चीजें मेरे साथ, ये प्रॉब्लम एक तो ये वाला था कि मैं मोटी हो जाती थी, कभी पतली। वो मुझे कहते थे जब भी किसी ने मुझे कास्ट करना था, मायरा जरा प्लीज पहले जरा ऑफिस चक्कर लगाना जरा। और मुझे पता होता था कि ये असल में इन्होंने मुझे देखना है कि मैं कितनी मोटी हो गई और मैं कैसी, क्योंकि ये प्रॉब्लम था। अब जाहिर बात है स्क्रीन का इशू है ना, आप पतले होते हैं, चौड़े आते हैं कैरेक्टर के हिसाब से। बिल्कुल, अब मैं अम्मा का रोल तो नहीं कर सकती थी, जाहिर बात है मेन लीड कैरेक्टर के लिए उनको उनकी जो रिक्वायरमेंट होती थी, तो या तो मैं उनसे टाइम लेती थी कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं अपने आप को रिड्यूस कर सकूं, या फिर मैं वो ड्रामा नहीं कर पाती थी। तो ये एक रीजन रही। कितनी दफा ऐसा हुआ कि आपको ड्यू टू वेट ड्रामा रिजेक्ट या तो उन्होंने किया या तो आपने खुद सोचा कि नहीं मैं नहीं कर सकती? ज्यादातर तो मुझे रिजेक्ट किया गया। मतलब वो वेट के होने की वजह से। तो अब उसके रिजेक्शन के बाद कहती थी मुझे पता है, अच्छा खाओगे तो फिर क्या मतलब, यही इसके नुकसान तो यही है ना। और उसके अलावा फिर एक और चीज थी कि मैं पढ़ाई भी कर रही थी, मेरी स्टडीज भी साथ साथ चल रही थी, तो वो वाला ब्रेक भी आ जाता था कि मुझे पढ़ाई भी करनी होती थी साथ साथ। और फिर जब वो वाला टाइम गुजर गया, उसके बाद फिर मुझे कॉमेडी में मैं कहना चाहूंगी सबसे पहले मुझे मौका दिया डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब ने। और मैंने उनके साथ किया बदतमीजियां, उनका एक शो उनके नाम से, उससे मुझे काफी पॉपुलैरिटी मिली और मुझे पता चला। यस। और उन्होंने मुझे बताया कि भाई तुम ये भी कर सकती, वो भी कर सकती। उससे पहले मुझे आइडिया नहीं था कि मैं क्या कुछ कर सकती, कौन कौन से। आपको एक ऐसा होता है कि आपको नहीं पता आपके अंदर कितनी डाइवर्सिटी है, आप किस किस रोल में भी अपने आप को निकाल सकते हो। जब कोई आपको कहते ना कि कर लो, फिर जब आप करते हो तब पता चलता है ये तो वाकई हो गया। हाँ, ये तो हो गया, वाकई हो गया। It do happen, दूसरे को पता होता है कि आप क्या कर सकते हैं। हम ये कहते हैं ना, नहीं मुझे पता है मैं क्या कर सकता हूँ। Sometimes the other person
न्यू कि आप क्या कर सकते थे? बस वो समटाइम कैरेक्टर्स, जैसे उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स थे। मैडम नूर जहां का था, शाजिया मरी, शाजिया खुश्क, रीमा, मीरा, हिना रबानी खर और मरियम नवाज, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर। आपका फेवरेट कौन सा रहा इनमें? Of course. अच्छा वैसे 30 सेकंड्स का दिखाते हैं ना आपको जी कि अगर हम फौरन से देखें ना, ये तो एक एक्टर की फिर निशानी है ना कि हमने उसे क्विक एक चीज दी और उसने वो करके दिखाया, आपने सिर्फ ऑफ कोर्स तो कहा है, लेकिन 30 सेकंड्स आप मीरा जी हैं। अब आप अगले सवाल का जवाब आपने मीरा जी के अंदाज में देना होगा। Of course. देखें आपने ये टेबल लगाई हुई है तो टेबल पे कुछ रखते नहीं होते हैं गेस्ट के लिए। ये आपने ताना मारे हमें। इस बात का इस माहौल से कोई ताल्लुक तो नहीं? मतलब आपने एक भी बड़े सुपरस्टार बुलाई हुई है यहाँ पे, मतलब ये पत्ते तो नहीं मैं खा सकती ना। Of course, really, wow. कमाल। Really great, माशाल्लाह। Thank you so much. किसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी की भी करवाई जाए? फिरदौस आपा का करवा लेते फिर। फिरदौस आपा मैंने नहीं किया। नहीं किया, अच्छा। शाजिया मरी साहिबा का किया आपने? शाजिया मरी साहिबा का किया है, फिर हिना रबानी घर का मैं कर सकती। देखे ये मैंने जो जूती जो मैंने पहनी हुई है, मैं जूती में सॉरी मैं थोड़ा सा मीरा आ गया था उसमें। जूती में मीरा आ गया था। ये होता है। तो उनकी आवाज एक्चुअली काफी भारी, तो इस तरह के हमारे ये हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जो ये सारा जो है ऐसा बिल्कुल भी हमारी पॉलिटिकल एक सीनियर पार्टी है हमारी, तो हमारे जो प्रेसिडेंट है वो जो फैसला करेंगे वो अच्छा करेंगे। और किस किस पर्सनालिटी का किया? और रीमा जी, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह पाक, सर आपका ये ड्रेस मैंने पहले भी देखा है, ये तुम्हें बहुत सूट करता है। आई थिंक तुम यही पहन के सोया करो। टॉन्ट भी था, एक्सप्रेशंस भी थे। कितना वक्त लगता है आपको? देखिए आप ये देखिए मेरी रिसर्च देखे कि मैंने आपका ड्रेस जो है मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, वाह, है ना? नहीं, अच्छा मायरा, ये जो था अभी जैसे जब आपकी रीमा जी से भी मुलाकात हुई, वो होती है और वो इतनी प्यारी हैं, इतनी स्वीट हैं कि वो जब भी मिलती हैं वो इतना प्यार करती है ना। नहीं, जब आप किसी भी की भी बोलने का तरीका या वो देखते हैं ना, आपको थोड़ा सा तो एक अलग लगता है, तो उस वक्त एक पर्सन की क्या फीलिंग्स होती हैं कि अच्छा ये इस तरीके से दिखने में तो टोटल, करने में तो टोटल डिफरेंट होती हैं? मतलब कि मिलने में, यानी कि सामने आप कह रहे हैं? हाँ, मतलब जब आपने उनका ये लहजा पिक किया तो वो किस तरह से आप साउंड करती हैं उस पर्सनालिटी को? देखो, पहले तो बहुत ज्यादा आपको उनको देखना पड़ता है, उनको पूरे वीडियोस जो है ऑब्जर्व करना पड़ता है, वो क्या किस तरह से उठते हैं, बैठते हैं, कपड़े क्या पहनते हैं। जो इसमें जो मैं ये कहना चाहूंगी, जो इसमें 80% तो आपका गेटअप है। अभी जिस तरह से आपने मुझे बुलवाया है, शायद ये स्क्रीन पे उस तरह से मजेदार ना लगे, बट जब अगर मैं प्रॉपर गेटअप के साथ उसको करूं तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो उसमें उसका भी एक होता है, प्लस आपके पास ये कुछ गॉड गिफ्टेड भी होती है चीजें, आवाज चेंज करना। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ये शुरू से मुझे शौक था। बचपन में हम लोग जब छोटे छोटे होते थे तो नकलें उतारते थे, कभी सुहेल साहब की, कभी रीमा मीरा, ये वो। तो वो मुझे शौक, ये अंदर मेरी चीज थी, तो ये होती है आपके अंदर, नेचुरल होता है। साइमा जी की कभी नहीं आपने मिमिक्री की? जो शाजी कहेंगे वही करूंगी। शाजी नहीं है ना यहाँ पे, वो होते तो करती। अच्छा, खुद सबसे ज्यादा आपको किस प्रोजेक्ट में मजा आया? बहुत सारे ऐसे हैं, पता है, मेरे लिए सारे प्रोजेक्ट्स मेरे जो है ना बीबी की तरह होते हैं। ओह क्यूट। तो जैसे डायरेक्टर कहता है वैसे आर्टिस्ट भी यही कहता है। तो मैं एक्चुअली पता है क्या है, पहली बात तो ये कि अगर मुझे कोई चीज पसंद नहीं आ रही, जो दिल को नहीं लग रही, वो मैंने करनी ही नहीं है, वहीं से रिफ्यूज कर देती हूँ। ओके। तो जब अगर कोई चीज कर ली है तो उसको पूरे प्यार के साथ ऑन करती हूँ उसको अच्छे तरीके से। तो उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, उसमें कुछ मुझे लगता है कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी थे कि जो कि मैंने बड़े दिल से किया और उस तरह से उनको नहीं वो आगे चल सके। जिसमें कानपुर से कटास तक मेरा एक ड्रामा था, उसमें मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की। हिंदू लड़की का कैरेक्टर था और डांसेस भी थे, क्लासिकल डांसेस थे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की, बट उस तरह से उसको वो फेम नहीं मिल सका। तो वो मुझे बहुत पसंद था। फिर एक ड्रामा मेरा शहर चला था शोएब खान का, उसमें भी बहुत अच्छा कैरेक्टर। पीटीवी पे मेरे जो कैरेक्टर रंगीलपुर में मुझे बहुत मजा आया। उस्मान साहब के साथ उनकी डायरेक्शन में काम करने का बहुत मजा आया। और उनकी जो सबसे अच्छी बात थी कि वो उन्होंने कॉपी पेंसिल साथ रखा होता था, वो साथ साथ
मेरा ये देखो इसमें ये कैरेक्टर इसको ऐसे कर लेते हैं, ये जी 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 बिल्कुल ऐसे करते हैं। तो वो बहुत मजा आया, वो सारा हमारा क्योंकि था उसमें हम लोग लाहौर, इस्लामाबाद और खानपुर डैम और पता नहीं कहाँ बड़ी मजे की हम लोगों ने जगह एक्सप्लोर की। अच्छा वैसे वाकई जिस काम में आपको कुछ ना कुछ एक्सप्लोर हर दिन करना पड़े ना, मैं कहती हूँ आप वो काम बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। मैंने करंट अफेयर किया, नाम खैर उससे बनाया जरूर माशाल्लाह, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है जो मॉर्निंग शो करने के बाद एक मैं फ्लेवर ले सकी हूँ ना इस इंडस्ट्री का, वो शायद मैंने पहले नहीं लिया कभी। आपको वैसे खुद कभी दिल किया मॉर्निंग शो की तरफ आने का? एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत सारी ऑफर्स आई हैं कि आप इस तरफ आ जाएं, क्योंकि मैंने जो पॉलिटिकल आज खुल के बताएं किस किस चैनल से आपको ऑफर आई है? खुल के बता दूं? खुल के बताएं भाई, सारे चैनल से आती है, लेकिन जो बात आती है ना कि भाई वो आप समझदार हैं पैसा एक्चुअली वो एक वन ऑफ द फैक्ट है, बिकॉज मुझे लगता है इसमें पूरी डेडिकेशन के साथ आपने काम करना है। अब जब आप जैसे कर रही हैं, आप कहीं और कमिटमेंट नहीं कर सकती। अगर आपको इस्लामाबाद से बाहर जाना है तो आप नहीं जा सकती। हाँ। तो ये एक प्रॉब्लम होता है कि आप कहते हैं भाई अगर करना है तो फिर थोड़ा सा बिल्कुल। हमारे इंडस्ट्री के एक दो दोस्त ऐसे हैं कि जिन्होंने मॉर्निंग शो से क्विट इसीलिए किया है कि उनके पास प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा थे, उन्हें लगता है वो वहां पे ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वाकई एक चीज के साथ जो है ना अब वो देना है और 100% देना है और 2 घंटे का कंटेंट है। ये वैसे दिखने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन इसके लिए मेहनत, पूरी रिसर्च और गेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, ऐसे नहीं पता चलता कि हाफ सेंचुरी हुई है उम्र में, नहीं काम में। अच्छा उम्र के बहुत पीछे पड़े हैं आप? नहीं, हम तो एज फेलोज हैं। अच्छा चले, सही है। अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हम इकट्ठे ही पैदा हुए थे। 20-22 साल उम्र क्या होती है? क्या 20-22 साल क्या? 20-22 साल नहीं है, कुछ ज्यादा कर लेते हैं ना। नहीं, इतना तो मेरा वर्क एक्सपीरियंस है, क्या हो गया 20-22 साल दर्जन को बढ़ा लेते हैं। सही है। इसी तरह जैसे मैंने एक शो खबरदार जब किया तो मैंने 5 साल दिए उस शो को, तो ये वही वाली बात आ गई कि मैंने जब 5 साल वहां दिए तो उस दौरान मुझे बहुत सारी फिल्मों की भी ऑफर हुई, ड्रामास की भी ऑफर हुई, कराची से बहुत सारी कॉल आती, कहते मायरा तुम्हें कॉल करने का कोई फायदा नहीं, तुम्हें आना ही नहीं है, तुमसे टाइम ही नहीं निकलना। और ये जो तासुर किसी आर्टिस्ट के हवाले से बन जाए ना कि कॉल ही नहीं करनी, आना ही नहीं, ये भी एक वैसे गलत तासुर है। ये इसी पर आने लगी थी, क्योंकि बाजू का ऐसा होता है जब आप मना कर दो ना, आपसे ज्यादा सामने वाला डिसअपॉइंट होता है। बिल्कुल यार, इसको मैंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, इसने फिर भी इनकार कर दिया। बिल्कुल, तो ये एक होता है, ये एक हो जाता है, इसका एडवांटेज होता है इसका। बाकी ये कि अब मैंने जब अपना शो किया पटारी, उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा महसूस हुआ कि भाई मैं सोलो भी कोई चीज़ कर सकती हूँ, और उसमें मेरा पूरा इनपुट होता था, कंटेंट से लेकर उसमें क्या होना चाहिए, हर चीज़। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर करूँगी, बट ये कि अब मैं थोड़ा सा ड्रामास की साइड पे भी दोबारा से ड्रामे में फोकस ड्रामा है। अच्छा, फोकस ड्रामा है, लेकिन आपने शोज भी करने हैं। शोज भी भाई मॉर्निंग शो देखिए जी, अगर आपको लगता है कि मायरा आप ना ये बातें करें ना यहाँ पे, क्यों आप छेड़ती हैं, आपके सामने करें। अच्छा नहीं जाती है, इधर ही रहेगी नहीं, अभी चूंकि आपने कहा कि ड्रामास की तरफ आना चाह रही हैं आप वापस, अभी फिलहाल कुछ है क्यों में पाइपलाइन में? जी बिल्कुल है, मेरे बहुत अच्छे, मैं अभी कुछ ज्यादा जल्दी हो जाएगा मैं अगर चीजें रिवील करना शुरू कर दूं। एक तो मैंने भी रिसेंटली किया था आगा शिराज का, हमारे बहुत अच्छे कोलीग है, उनका ड्रामा किया था, और वो बहुत जल्द मुझे उम्मीद है कि वो भी शुरू हो जाएगा। उसके अलावा मेरा क्योंकि मुझे शौक भी है खुद से चीजें क्रिएट करने का, मैं क्रिएटर भी हूँ, सो मुझे मैं खुद से भी कुछ सीरीज वेब डिजिटल का दौर है जी, एज ए प्रोड्यूसर मैंने पहले भी वैसे किया हुआ है। तो मैं इंशाल्लाह वेब के लिए इंशाल्लाह मैं सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, खुद से शुरू करूंगी, और मुझे लगता है कि ये मुझे ही शुरू करना था। ये चीजें बहुत अच्छी हैं। हमारे यहाँ ना बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि हम लोग आम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नहीं दिखा सकते चैनल पे, तो वेब सीरीज पे क्योंकि बहुत सारे एपिसोड्स या उनका स्टोरी बोर्ड ऐसा होता है कि आप कम टाइम में वो डिलीवर नहीं कर पाते, और लंबा खींचना भी उसको, क्योंकि 22 से 23 किस्तें होती हैं, 27 होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। तो अब तो बिल्कुल, अब तो आप बहुत ही प्रिसाइज हो 5-6-7 मिनट में अगर आप अपनी कहानी बयान कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज जो व्यूअर है वो कहता है कि नहीं। अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है लोगों का, वो चाहते हैं कि बस छोटा एक क्लिप हो, उसमें मैसेज डिलीवर हो चुका हो। बिल्कुल, तो इंशाल्लाह उम्मीद है, और स्क्रिप्ट पे भी काम हो रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है ऑन सेट भी चले जाएंगे। अभी बात ड्रामे की हो रही है, वेब सीरीज की हो रही है, लेकिन काम तो अपने एक म्यूजिक वीडियो मैंने काफी अरसे के बाद अभी किया है, तेरी कमियां के नाम से। बिल्कुल, और ये मेरे बहुत प्यारे दोस्त कोलीग, अभी जो मैंने शो किया था, छोड़ दिया, खबरदार के ही जमाने से हम लोग साथ हैं, तो हम लोग अक्सर उसमें शूट करते थे BTS वगैरह, जैसे मैं यूट्यूब चैनल भी कर रही हूँ मायरा खान के नाम से ही, तो उसमें हम लोग अक्सर पीछे अपनी शरारतें वगैरह रिकॉर्ड करते होते थे। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि वहीद खान वो अच्छे आर्टिस्ट तो हैं ही हैं,
साथ ही साथ बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। तो हमारा काम था हम उनको पुश करें कि प्लीज आ जाओ इस तरफ, आ जाओ इस तरफ। तो फाइनली उन्होंने फिर गाना शूट किया है तेरी कमियां। हमने रमज़ान में उसकी शूट की और ईद पे रिलीज कर दिया उसको, और उसको जो डायरेक्ट किया है वो असद कैफी हैं। बहुत हमारे नामवर पाकिस्तान के डायरेक्टर थे कैफी साहब, उनका बेटा है वो, और चकोरी बेगम जो वालिदा हैं बिल्कुल। तो उसने डायरेक्ट किया, उसका भी पहला डेब्यूट कह सकते हैं ये है। और मैंने तो खैर पहले बहुत सारे सॉन्ग्स किए हैं, और मैं चाहूंगी बल्कि आप देखें, थोड़ा सा देखते भी हैं, बल्कि हम अपने व्यूअर्स को दिखाते भी हैं कि इन्होंने जो तेरी कमियां हैं वो कैसे पूरी की, तो थोड़ा सा देखिए आप लोग। जबरदस्त। और ये आपने शूट किया सारा रमजान में? जी, रमजान में हमने शूट किया, और ना पूछे, इतनी गर्मी, शदीद गर्मी में इतनी मजदूरी करवाई है। असद कैफी ने मुझसे बहुत काम करवाया। आपने इतना काम किया, सख्त मौसम में किया, ट्रैवलिंग की, फिर भी इतने मेंटेन कैसे हैं आप? इतनी खूबसूरत प्यारी कैसे हैं आप? ये सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तरफ से तारीफ हो तो हाँ, इसलिए मैं बोल रही हूं, सही कह रहे हैं। तो करते ही रहते हैं। उल्टी बात ही की है लड़के। लड़कियां जेलस होती हैं, लड़के तारीफ सही वाली करते हैं। जेन्युइन तारीफ होती ना वो लड़कियां नहीं करती। ये भी बोल रही होती हैं कि यार सिर्फ कलर ही तो फेयर था, नक्श तो मुझे समझ नहीं आई। ऐसा होता है। एग्जैक्टली, शी इज राइट, ऐसा होता है। ये तो मेकअप भी अच्छा, वरना इतनी कोई प्यारी। कौन है डर्मेटोलॉजिस्ट? अल्लाह, नेचुरल ब्यूटी है, यू नो। मैं सिर्फ कभी मायरा क्या चीज टीकेशी के लिए कभी नहीं, अभी तक तो जरूरत नहीं है। क्या जिंदगी में कभी आपने व्हाइटनिंग इंजेक्शन लगवाया? वो क्या होता है? गुड, नहीं लगवाया। क्या जिंदगी में कभी आपने फैट लॉस के लिए कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की? नहीं बस ये की है। क्या आपने कभी पूरी विग लगाई? अभी तक तो बचे हुए हैं। असली है, ठीक हो गया, यानी सब कुछ ठीक ही चल रहा है, इसका मतलब है। कोई लिप फिलर करवाया आपने? नहीं। कोई और फिलर करवाया आपने? नेचुरल है यार, क्या बात है। नेचुरल ब्यूटी वैसे वाकई ये बड़ा मैटर करता है, क्योंकि बासुकात आप इतना तैयार हो गए, इट्स अ नेचुरल ब्यूटी। मुझे ना जिम का बहुत ज्यादा, मैं कह सकती हूँ, मैं जिम फ्रीक कह सकती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा शौक है। कुछ भी हो जाए जिम नहीं छोड़ना मैंने, वो मेरा साथ साथ चलता रहता है। इनफैक्ट मेरी बहुत सारी जिम वीडियोस मैं जो अपलोड करती हूँ, लोग बहुत ज्यादा उसको पसंद भी करते हैं, कहते हैं आप शेयर करें, क्या कर रही है, कैसे कर रही है। सो वो एक चीज है साथ, और पानी जिंदगी है, वाटर इनटेक बहुत ज्यादा है। हाँ। बहुत ज्यादा जरूरी है आपके स्किन के लिए, स्किन ग्लो के लिए, क्योंकि हम लोगों की रूटीन ऐसी होती है कि हम लोगों को दिन रात काम करना पड़ता है। तो वो एक वाहिद एक माहिरा डाइट प्लान लेती हैं या खुद से ही मुंह पे ताला लगाया हुआ होता है? क्या होता है? डाइट प्लान नहीं मेरी जिंदगी में, कुछ नहीं मैं फॉलो कर पाती। मैं सोचती हूँ मैं कीटो और पता नहीं क्या क्या। नो कीटो नो पीटो। एब्सोल्युटली नहीं, लेकिन जिम भी अगर रेगुलरली आप जा रही हैं तो वो तो मैं वो बेचारा जो मेरा ट्रेनर है ना शहरोज, वो मुझे कहता रहता है कि भाई प्लीज तुमने ये खाना है, तुमने प्रोटीन्स खाने, कार्ब्स नहीं लेने, प्लीज ऐसे करना है। मैं इतनी मेहनत करवा रहा हूँ, लेकिन ये नहीं हो पाता मेरे से। खाती हूँ, मैं खाती हूँ, पता है ये लाहौरी है ना, कैसे नहीं, मैं पहले नहीं खाती थी। जितने मेरे सारे कोलीग्स हैं आप पुराने, जिनसे आप फोन करके पूछेंगे, सलीम शेख को पूछे अभी आप फोन करके, ये तो सारा दिन कुछ खाती ही नहीं है। ये तो रेम्बो को पूछेंगे, नहीं कुछ नहीं खाती ये सारा दिन। लेकिन अब मैं बहुत खाना शुरू हो गई हूँ, मैं चेंज हो गई हूँ, क्योंकि मैं जब से अपने फूड व्लॉग्स कर करके जहाँ जाती हूँ वो पाए खा रही हूँ, कभी वो यूट्यूब पे सारा फोकस फूड पे है। वो फूड का एक पता क्या हमारा है, उसकी ऑडियंस बहुत बड़ी है। बिल्कुल ठीक है। और लाहौर में फिर खाबे तो मशहूर है बहुत ज्यादा है। और एक खाना पीना और एक पहनना ओढ़ना, ये वो दो जिंदगी की आप लोगों की, हम लोगों की सबकी बुनियादी जरूरियात हो चुकी है, सब कुछ हो रहा है, जिसके सब कुछ होता है। रोटी के लिए क्या चाहिए होता है लोगों को? रोटी, कपड़ा और मकान तो चाहिए होता है। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, अगर आपको कहा जाए कि आपने एक सीरियस पॉलिटिकल शो करना है रात 8 बजे के स्लॉट का, तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करेंगी? डू यू थिंक यू कैन डू दैट? आई थिंक आई कैन डू, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा शौक हो गया है, पता नहीं क्यों। एक तो हमारे मतलब मैं आपको अगर बताऊं आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे अरसा हो गया कोई ड्रामा देखे हुए। मैं ड्रामा ही नहीं देख पाती, क्योंकि हमारे माशाल्लाह सियासी ड्रामे वो खत्म नहीं हो रहे हैं। एवरी डे आपको नई स्टोरी,
रात गए ऐसे मामला हो जाते, सुबह उठते हैं ही ट्विटर पे चल क्या रहा है। इसीलिए हम ट्विटर पे एक्टिव ही नहीं होते, हम कहते हैं नहीं होते, नहीं मैं नहीं होता। ये तो मैडम बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा। और इनको तो मैंने बल्कि इनका आपका एक ट्वीट भी पढ़ा था, उसमें आपको काफी ज्यादा तनकीद का सामना भी करना पड़ा। जी 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 मैंने देखा था। अक्सर ऐसी तनकीद की ज़दों में रहती हूँ, लेकिन ऐसे काम ना किया करें। पंगे लेती रहती है नहीं पंगे नहीं लेती, करती रहती हूँ। अब वो देखिए ना, अब यहाँ पे हर किसी का अपना अपना फॉलोवर है। बिल्कुल। आप अगर मैं आपके बारे में बात करूंगी तो आप इनका फॉलोवर नाराज हो जाएगा, मैं इनके बारे में बात करूंगी तो आपका फॉलोवर नाराज हो जाएगा। मेरा है ही नहीं, ना है ना वो नाराज होगा। मैं एक सियासी पार्टी से वाबस्तगी का इजहार कर रही हूँ, जैसे आप अगर फर्ज करें किसी पार्टी से है और अगर मैंने कोई बेहतर बात किसी और पार्टी की करी दी है तो वो तो पीछे पड़ जाएगी। वो आपका पॉइंट बहुत वैलिड था और आई थिंक मैं भी उससे एग्री करती हूँ। मैंने भी ऐसे ही कुछ ट्वीट किया था और उसपे मुझे ये है, लेकिन ये चीज नहीं होनी चाहिए। मैं बल्कि आपके शो की तवज्जो से ये बात कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हम अपनी राय का अगर इजहार करते हैं, दैट डजंट मीन कि हम किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, ये हमारी राय, हमें क्या लगता है, जैसे आवाम है, आप भी कर सकते हैं। और जहाँ पे बात आती है किसी के हक की, इंसानियत की, तो वहाँ पे आपको स्टैंड लेना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी का। एग्जैक्टली, प्लस जर्नलिस्ट उसका काम ही है कि उसने तनकीद करनी है, एक क्रिटिसिज्म तो उसने करना है पॉजिटिव। ये जो आगे कि आप तो हैं ही ऐसी, आपको तो आप तो ये हैं, इस तरह की एक्ट्रेस है, आप फलानी है, तो ये बातें नहीं करनी। इन लोगों से किसी का बचाव नहीं है, तो अल्लाह महफूज रखे सबको ऐसी तनकीद से। बड़ी बड़ी वाली बड़ी बिल्कुल ठीक है। अच्छा मायरा, पुराने एक्टर्स और अब नए आने वाले एक्टर्स, क्या फर्क है? देखें, पुराने वाले तो बहुत मेहनत करते थे। मैंने देखा जो रिहर्सल्स होती थी, मुझे याद है, हालांकि मैंने कोई इतनी ज्यादा नहीं की भी फॉलो, बट बहुत ज्यादा रिहर्स करते थे, स्क्रिप्ट पढ़े जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं क्या वाले एक्टर्स कहाँ से आ रहे हैं? अब वाले जो है ना वो आ रहे हैं इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। एग्जैक्टली, टिकटॉकर्स, हमारे इंस्टाग्रामर्स, ये बहुत ज्यादा ना सिर्फ हमें टीवी ड्रामा से में नजर आ रहे हैं, बिल्कुल, और हमें अब डिफरेंट मूवीज में भी नजर आ रहे हैं कैरेक्टर्स, और टिकटॉकर्स भी इसमें नजर आ रहे हैं। इस चीज पे बहुत ज्यादा इख्तिलाफ होता है। मैं कहती हूँ कि एक आर्टिस्ट इतनी मुश्किल से बनता है, कितने सालों की मेहनत से, और आप ऐसे ही किसी को उठा के जी बस इस बेस पे कि यार मायरा, आप हम डेली बेसिस पे अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं और टीम लगी भी होती है, आज ये कर लें, कल वो कर लें, रिकॉर्डिंग्स कर लें, कभी कुछ करें, जो टाइम दे दे हम जाके करके आ रहे हैं वो काम। ये 30 सेकंड की वीडियो में मतलब वो कंटेंट जिसे ना आप पसंद करेंगे ना, और आप कहेंगे कि बच्चे भी ना देखें, ऐसी वीडियोस वायरल होती हैं कि आपको गुस्सा आता है। बदकिस्मती से ऑडियंस मौजूद है, इसलिए वो वायरल होती है। लेकिन आप फिर ये देखें ना कि उसकी वजह से जो, अगर मेरा तो ख्याल है कि जो अच्छे डायरेक्टर है वो कभी भी इस तरह का रिस्क नहीं लेगा कि कोई ऐसी एक्ट्रेस को या एक्टर को कास्ट कर ले जो कि आपका कैरेक्टर ही खराब कर दे। तो अगर आपको एक्टिंग ही नहीं आती है, डायलॉग मतलब कुछ लोग ऐसे, हाँ तुम क्या कर रही हो, मैं भी कर रही हूँ, मतलब आप दिखाइए कि बहुत देसी गर्ल है, कोई अंदरून शहर की, कोई इस तरह की, तो वो अगर ऐसे बोल रही है तो फिर कैसा लगेगा आपको? बिल्कुल सही बात है। चलिए दादा, पुरानी 4-5 साल की बात करते हैं। सजल मुझे बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, नहीं मैं तो ऑपोजिट सवाल करने लगा था। अच्छा, मैं शायद पूछे कौन शहजाद रॉय के साथ डेब्यू करने जा रही हैं। मैंने पता नहीं किसी ने, अच्छा शहजाद रॉय वैसे हमारे मतलब बचपन में, मतलब एग्जैक्टली, वो क्या खाते हैं आप मुझे पूछे, वो क्या खाते हैं? सुप्रीम कोर्ट से सू मोटो ले रखा है। उन्होंने कहा है कि मैंने स्टे ऑर्डर ले लिया सुप्रीम कोर्ट से। अरे वाह भाई, कमाल है, नहीं बढ़ेगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, स्टिल यंग एंड माशाल्लाह ही लुक्स वेरी यंग। और वो सजल के साथ, बल्कि मैंने किसी कोई ट्वीट पढ़ी थी किसी का कि बेटा जितना तुम्हारी उम्र उतना मेरा तजुर्बा है। हां, दैट्स ट्रू। सजल के बारे में तो आपने तारीफ की, लेकिन मैं चाहता था 2-3 नाम आप ऐसे लेते, कुछ तो कंट्रोवर्सी निकले जो आपको अल्लाह निकाल ही आपने ब्रेकिंग में। कोई 3 नाम ऐसे मायरा जिनके हवाले सब समझते हैं कि इनको एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। एक्टिंग नहीं करनी चाहिए, इन्हें खाने पकाने चाहिए, कुछ खाने बनाने चाहिए। नहीं, कुछ मतलब एक्टिंग छोड़ कुछ और ही कर लेना चाहिए। आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पता मुझे क्या है कि मैं आजकल की खबरें ज्यादा देखती हूँ, तो मुझे ना एक तो नाम नहीं आते 2-3 लोगों के, मुझे शक्लें याद है, मैं शक्ल देखे कैसे। अच्छा मायरा, मुझे ये बताएं, जैसे अभी रिसेंटली मरियम साहिबा ने, इफ़त हमारी बड़ी प्यारी एक्ट्रेस है, बड़ी मंजी हुई है, मुझे खैर वाकई उनकी ना डस्की लुक भी मुझे उनकी और बहुत पसंद है, तो ये मैंने तो काम भी किया। अच्छा माशाल्लाह, तो उनको तो बाकायदा तौर पर मरियम साहिबा ने इनवाइट किया। हाँ, कभी आपको बुलावा आए तो मैडम से जाएंगी? जरूर जाऊंगी, क्यों नहीं जाएंगी, बुलाएं तो सही मुझे कभी। वैसे मैं मरियम साहिबा के बारे में ये कहूंगी कि माशाल्लाह शी इज वेरी ग्रेसफुल, नो डाउट, वे शी कैरीज हरसेल्फ, मतलब माशाल्लाह। क्योंकि मैं जो शो करती थी उसमें भी मुझे उनका किरदार दिया जाता था मरियम नवाज वाला, सो मुझे बहुत ज्यादा देखना पड़ता था वो क्या पहनती हैं, किस तरह से बोलती हैं, तो मेरे लिए तो वो मैं बहुत मुश्किल होता था उस चीज को कॉपी करना। बहुत माशाल्लाह खूबसूरत है वो, इसमें तो कोई शक है ही नहीं उसे। कोई एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी जिसको आप देखती हो टेलीविजन पर, आप कहती हो ये क्यों है, ये है ही क्यों? बोल दूं फिर? आज बोल दे।
अच्छा वैसे तो वो बहुत शहबाज गिल साहब हैं एक्चुअली। वो जब उनको ना देखते ही मुझे कुछ होता है, ये क्या इनके मुंह से कोई नेगेटिव बात जरूर निकलेगी और ये ऐसा हो जाता है। वो करते हैं ऐसा, पता नहीं क्या कुछ लोग होते हैं। अब वो और वो आई डोंट नो कि वो रियल लाइफ में कैसे, मैं मिली नहीं उनसे, मुझे मिलने का उनसे कोई वो, बट मुझे उनको देखते ही ये वाली फीलिंग आती है कि कुछ ना कुछ नेगेटिव होने वाला है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कहीं पर गड़बड़। हर बार ये फीलिंग आती है गड़बड़ हो भी जाती है हो भी जाती है, निकल जाता है कुछ ना कुछ। चलो जी, अब टाइम चूंकि हमारे पास बिल्कुल ही शॉर्ट रह चुका है, 2-3 तारीफ अपनी भी करवा लेते। सुबह पाकिस्तान में आकर आपको कैसा लगा? भाई बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि मैं अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठी हुई हूँ। अच्छा ये गन पॉइंट बोलो मायरा, और तारीफ करो। भाई आपने मेरी इतनी सारी तारीफें की है, मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन माशाल्लाह यू गाइज आर सो टैलेंटेड और माशाल्लाह आप लोग बहुत यंग हैं और माशाल्लाह बहुत एनर्जी है आप में, और अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी दे और अल्लाह ताला करे कि आपको किसी अच्छे से एंटरटेनमेंट चैनल से मॉर्निंग शो की ऑफर इंशाल्लाह किसी और चैनल से एंटरटेनमेंट के किसी और चैनल। भाई ये क्या है, भाई ये क्यों ऐसे कह रहे हैं? पीटीवी को मैं कहना चाहूंगी भाई इनके पैसे इनको टाइम पे दिया करें। अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर ब्लेस्ड, वी आर ऑनर्ड टू बी ऑन पीटीवी, और अल्लाह करे कि जो आपकी होता है ना समटाइम्स, माशाल्लाह बहुत काम किया आपने, फिर भी जब आप कहते हैं अच्छा ये भी रह गया, ये भी रह गया, ये भी चीज रह गई, फॉर इंस्टेंस दैट 8 PM शो, अब कहते हैं ये भी करके देख लेते हैं, तो जरूर इंशाल्लाह बिल्कुल मौका मिला तो जरूर करूंगी। और इसी तरह मैं, और मेरा इरादा है कि मुझे बल्कि 2-3 ऐसी ऑफर्स है, मैं इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिल्म में भी आपको इंशाल्लाह बस फिर हम आप दुआ करते हैं कि आपको फिल्म में देखें। और जनाब हमें देनी आपने इजाजत, क्योंकि हम तो फिल्मों में काम नहीं करने जा रहे हैं, हमने कल अगले दिन आके दोबारा आपके साथ ये शो कर रहे हैं, तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।